Good morning, everyone. Namaskar. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. सर ऐसा लग रहा है जैसे आपने अभी भी 5 पैग पिए हो। यार ये बात ना मैंने कल भी क्लियर की थी। मेरी आंखें इतनी ज्यादा नशीली हैं, मैं क्या करूं, है ना। तो उसमें मेरी क्या गलती है यार। पैदा ही बचपन में ऐसा हुआ हूं मैं। क्लास की सारी लड़कियां डूब जाती थी डेली नशीली आंखों में। मैं परेशान रहता था, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था। अच्छा, किस किस को कल का पसंद आया जो मैंने कल एक आप सभी के लिए एक वीडियो और एक नया कुछ लेकर आया हूँ। मजा आया? एक्सपेक्टेड था ऐसा कुछ? आप लोग वो चिल्ला रहे थे ना इतने दिन से कि सर पोल नहीं आ रहा, पोल नहीं आ रहा, पोल नहीं आ रहा, तो मैंने कहा लो पोल का परमानेंट सॉल्यूशन कर देते हैं, है ना। और तो कुछ कर नहीं सकता था, मैं यही कर सकता था, पोल का परमानेंट सॉल्यूशन। मैगजीन डाउनलोड करके पढ़ ली, मतलब पढ़ी इन द सेंस की देखी, मैगजीन देख ली। मुझे नहीं मिली। हाँ, मन से नहीं ढूंढा होगा ना, दिल में खोट होगा कोई ना कोई, तभी चीजें नहीं मिली होंगी। कोई बात नहीं, आप देख लेना। चलिए एनीवे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विदाउट एनी फर्दर डिले। जिसको नहीं पता वो जाकर कल एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उस वीडियो को देख लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल पे वीडियो का लिंक अवेलेबल है। एंड उसमें कुछ सरप्राइजेज हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि मैंने खुद की अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, क्रॉसवर्ड करंट अफेयर्स करके। उसे आपको डाउनलोड कर लेना, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के क्विजेज, वीकली करंट अफेयर्स के क्विजेज एंड मंथली क्विजेज वहां पर मिलेंगे। और इवन एक मैंने वहां पर करंट अफेयर्स की मैगजीन वगैरह, मंथली पीडीएफ्स, डेली पीडीएफ्स भी वहां पर मिलेंगी। साथ ही साथ आपको वहां पर जो जनरल अवेयरनेस के मॉक टेस्ट, और इवन वेरी सून मैं उसमें आपके बैंकिंग अवेयरनेस के क्विजेस भी उसमें डलवा रहा हूँ। बैंकिंग अवेयरनेस के जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, इसके क्विजेस भी वहां पर ही मैं डलवा रहा हूँ। ठीक है, वेरी सुन, मतलब आई कांट टेल द डेट, मतलब कब से होगा स्टार्ट, बट मिल जाएंगे उसमें। ठीक है। एंड हाँ, एवरीथिंग इज फ्री, सब कुछ फ्री है, कुछ ऐसा पेड वाला नहीं है उसमें, है ना। तो एंड उसमें फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एडिटोरियल्स के पीडीएफ्स भी ऑन अ डेली बेसिस आपको मिलेंगी। वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसमें पीडीएफ्स मिलेंगी। उससे रिलेटेड मंथली मैगजीन भी एडिटोरियल से रिलेटेड उसमें मिलेंगी। और एक क्रॉसवर्ड मैगजीन करके मैंने उसमें अपलोड किया है, एक मैगजीन, बहुत ही खूबसूरत मैगजीन है। यू विल फॉल इन लव विद दैट मैगजीन। इतने बढ़िया वेल स्ट्रक्चर्ड वे में डिजाइन की हुई है सब चीजें उस मैगजीन में, करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन में, जो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। अब देखकर खुश हो जाओगे। ऐसी मैगजीन जो डिजाइन की गई ना, वो मैगजीन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है।
कहीं पर मतलब ऐसी वेल डिजाइन मैगजीन आपको कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म पे एज फार एज बैंक एग्जाम्स आर कंसर्न नहीं मिलेगी आपको। ओके, अपलोडेड है। क्विज़ेस जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, क्विज़ेस हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और करंट अफेयर्स मतलब सब कुछ इसमें हिंदी इंग्लिश में सब दे रखा है, सब है हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैगजीन है और एप्लीकेशन है क्रॉसवर्ड करंट अफेयर्स, ठीक है। बाकी डिटेल के लिए कल एक वीडियो डाल ली थी स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पे, उसको देख लेना। ओके, तो डेली वहां पर क्विज़ेस लगाया करो, और मैं जो रात को 10 बजे के एमसीक्यूज की क्लास लेता हूँ उसका रिप्लेसमेंट है वो क्विज़ेस, ठीक है। अब से आपकी वो क्लास नहीं हुआ करेगी रात को 10 बजे, कभी कभार ले लिया करूंगा, ऐसा नहीं, मना नहीं कर रहा कि नहीं आऊंगा, लूंगा जरूर रात को 10 बजे क्लास, बट कोई ऐसा डे फिक्स नहीं है। किस दिन मन किया आपके साथ बातें करने का, तो रात को 10 बजे तीसरे चौथे दिन एक क्लास ले ली, और उसमें आप क्विज लगाओ। लाइव नहीं है, मतलब एनी टाइम यू कैन डू, अभी भी कर सकते हो, किसी वक्त आप कर सकते हो, है ना। ओके, जनवरी से क्विज प्रोवाइड करा दीजिए यार, ये थोड़ा ज्यादा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो जाएगा भाई लक्ष्मीकांत, जनवरी से क्विज करा दीजिए, है ना, इतना पॉसिबल नहीं है। फिर वही चीजें होती है, वो ऐसा करने के चक्कर में फिर जो डेली वाला होता है ना वो नहीं हो पाता, है ना, ठीक है। तो इतनी भी उम्मीद मत लगाओ, इतना पॉसिबल नहीं है, डेली वाला हो जाएगा, वीकली हो जाएगा, मंथली हो जाएगा, सब हो जाएगा, है ना। चलो स्टार्ट करें सेशन को। यार सिंपल सर्च करो क्रॉसवर्ड करंट अफेयर्स, वीडियो जो कल मैंने वीडियो डाली उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी कर सकते हो, है ना, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है सारे। प्रीवियस पीडीएफ में सारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, अब से जो पीडीएफ है वहां पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, कल हमने कैश क्रेडिट अकाउंट के बारे में शुरुआत कर दी थी, ठीक है। कैश क्रेडिट क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर हम मैं आपको यहाँ पर क्या लेकर आया था, कुछ बेसिक चीजें आपको मैंने कैश क्रेडिट के बारे में बता दी थी कि कैश क्रेडिट कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, मतलब क्यों चाहिए होता है ये, और कैसे ये वर्क करता है। अब यहाँ पर मैं कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं, और उन पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। कैश क्रेडिट लिमिट में जो आपको यहाँ पर लिमिट जो है वो बनाकर दी जाती है, मैंने एक आपको कल एक फिगर बताई थी ना, कल हम कितनी अमाउंट की फिगर पे चल रहे थे, 10 लाख 12 लाख, क्या था वो अमाउंट जो हमने कल उठाई थी, चलो छोड़ो जो भी थी यार, चलो सभी लोग अलग अलग ही बोलेंगे, मुझे पता है किसी को कुछ याद नहीं होता, रिवीजन करते ही नहीं हो तुम लोग, चलो कोई बात नहीं। मान लीजिए वो 10 लाख रुपए थी, ठीक है। सो 10 लाख रुपए यहाँ पर आपकी सीसी लिमिट मैंने बनाई थी। जो 10 लाख रुपए सीसी लिमिट है, जो 10 लाख रुपए मैंने अमाउंट लिखी थी, इस अमाउंट को मैं यहाँ पर एक और नाम से जानता हूं, उस अमाउंट को मैं कहता हूं सैंक्शनड लिमिट, उसको मैं कहता हूं सैंक्शन लिमिट, ठीक है। ये सैंक्शन लिमिट कितने टाइम के लिए बनाई जाती है, 1 साल के लिए बनाई जाती है, और 1 साल बाद इसका क्या होता है, रिन्यूअल होता है, ठीक है। ओके, अब यहां पर क्या होता है, सीसी लिमिट मैंने 1 साल के लिए बना दी, लेकिन इन बिटवीन उस 1 साल के दौरान भी यहां पर हम टाइम टू टाइम इस लिमिट को देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। अब मॉनिटर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां पर जब सीसी लिमिट बनाई गई थी उसका मेन मोटिव क्या था, मतलब किस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाई गई थी, कि पर्सन को किसी भी तरह की नीड है, कि अभी उसके पास कमी है, किस चीज की कमी है, उसको यहां पर पैसा चाहिए
स्टॉक खरीदने के लिए, स्टॉक परचेज करने के लिए मेन उसको पैसा चाहिए ना। आगे से उधारी होगी, पीछे से उधारी होगी, या आगे से उधारी होगी, पीछे से उधारी मिल नहीं रही है। एक लिक्विडिटी को यहाँ पर कम करने की, लिक्विडिटी क्रंच है, लिक्विडिटी शॉर्टेज है। लिक्विडिटी शॉर्टेज का मतलब क्या हुआ? लिक्विडिटी शॉर्टेज का मतलब यही हुआ ना कि मेरा पैसा नहीं है नया स्टॉक खरीदने के लिए। सिंपल सा लॉजिक यही है ना कि मेरा पैसा नहीं है स्टॉक खरीदने के लिए, राइट। और मैं जो स्टॉक खरीदूंगा वो कहां से खरीदूंगा? वो जो सीसी लिमिट का पैसा आएगा उसी से मैं स्टॉक खरीदूंगा। जो सीसी लिमिट मुझे दी जाएगी उससे मैं अपना स्टॉक खरीद लूंगा, राइट। ठीक है। अब जो मैंने पैसा यहां पर जो पैसा मैंने उठाया है सीसी लिमिट से और उससे स्टॉक खरीदा है, तो एक प्रकार से स्टॉक जो है उसको चेक करने की जिम्मेवारी बैंकर की हुई क्या नहीं हुई? मैं तुम्हें पैसा दे दूं कोई, और मैं तुम्हें कहूं कि ये चीज खरीद लो, और तुम कल को वो चीज खरीदो ना, तो मैं एज जिसने पैसा दिया है उसका हक बनता है ना चेक करने का कि भाई तुमने खरीदी कि नहीं खरीदी, है ना। अब तुम कल को 500 रुपये मम्मी पापा से ले लो, मम्मी पापा मुझे तो मॉक टेस्ट खरीदना है, तुम चले जाओ वैलेंटाइन डे वाले दिन डेट पर, तो मम्मी पापा का हक नहीं बनता? पूछते हैं फिर, हाँ भाई मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, आए कि नहीं आए नंबर, अच्छा कौन कितने मॉक टेस्ट पढ़े हैं, क्या किया क्या नहीं किया, ऑब्वियस है बनता है हक उनका। ठीक है, ओके। सो उसी तरह से हमारा हक भी बनता है कि स्टॉक, भाई साहब स्टॉक जो लिया है कि नहीं लिया, एंड उसको चेक करना, राइट। अब जो चेक करना है स्टॉक, उसको कैसे करेंगे? जहां पर भी उसका स्टॉक पड़ा है, जिस भी जगह पर, दुकान पे, उसके गोडाउन पे, उसकी हम यहां पर विजिट करते हैं टाइम टू टाइम, उसकी हम विजिट करते हैं टाइम टू टाइम। अब ये टाइम टू टाइम कितना होता है? ये टाइम टू टाइम वेरी करता है अमाउंट टू अमाउंट और बैंक टू बैंक। अगर ये अमाउंट बहुत बड़ी है, मैं पर्टिकुलर एक जस्ट ऐसे ही रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि ये चीज बैंक, सभी बैंक्स की अपनी अपनी फंडा फंडा अलग अलग है। मैं जैसे एग्जांपल लेता हूं 1 करोड़। अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर की लिमिट है तो आपकी ये जो विजिट होती है वो पर मंथ होगी, है ना। अगर मान लीजिए 50 लाख से ऊपर है तो ये विजिट आपकी 3 महीने बाद, 6 महीने बाद होगी। अगर आपकी अमाउंट ये 10 लाख, 50 लाख से नीचे है तो ये विजिट जो है 1 साल में एक बार होगी। पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए मेरा? बाकी ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, वेरी करता है बैंक टू बैंक। तो ये यहां पर जितनी बड़ी अमाउंट होती है उतना उस पर स्ट्रिक्ट यहां पर मॉनिटरिंग होती है। और मॉनिटरिंग में क्या करते हैं? मॉनिटरिंग में आप खुद एज अ बैंक ऑफिशियल, आप खुद, आपकी ड्यूटी में आता है ये, आप खुद उसकी शॉप पर, उसके गोडाउन पे जाते हो और पर्टिकुलर चेक करते हो कि कितना इसने स्टॉक इसके पास पड़ा है, कितना स्टॉक इसने परचेज करके रखा हुआ है, कितना इसके पास अवेलेबल है। प्लस आप ये भी चेक करते हो कि इस पर्सन के कितने डेटर्स है, और ये भी चेक करते हो कि इस पर्सन के कितने क्रेडिटर्स हैं, यानी कि पीछे से कितना इसने उधारी ले रखा है और आगे कितना उधारी दे रखा है। मान लीजिए हर एक मंथ चेक करने जाते हो और हर एक मंथ आप वहां पर स्टॉक की डिटेल, डेटर्स की डिटेल और क्रेडिटर्स की डिटेल वहां से लेकर आते हो। ठीक है। जब मेरे पास स्टॉक की डिटेल आ जाती है, स्टॉक एक असेट है, डेटर एक असेट है, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं और इसमें से मैं माइनस कर देता हूं क्रेडिटर्स को, वैल्यू को। इन सब चीजों को ऐड माइनस करने के बाद मेरे पास एक वैल्यू आ जाती है, एक वैल्यू आ जाती है। ठीक है, कोई ना कोई फिगर आएगा मेरे पास, राइट। इस फिगर को यहां पर मैं जो कैलकुलेशन किया है, इस फिगर को मैं कैलकुलेट किस लिए करता हूं? इस फिगर को कैलकुलेट करता हूं मैं इस अकाउंट की ड्राइंग पावर निकालने के लिए। नया एक वर्ड है ड्राइंग पावर। सर ड्राइंग पावर क्या है? ड्राइंग पावर यहां पर होता है कि इसकी कितनी क्षमता है अब और पैसा निकालने की। मान लीजिए किसी पर्सन के पास यहां पर स्टॉक यहां पर है, जो स्टॉक मैंने पैसा जिसके लिए दिया था। ठीक है। डेटर्स, अगर उसके जितने डेटर्स हैं उतने ही क्रेडिटर्स हैं, जितने डेटर्स हैं उतने ही क्रेडिटर्स हैं, तो ऑब्वियस है वहां पर गैप तो आया नहीं, लिक्विडिटी गैप आया वहां पर? नहीं आया।
जितने डेटर्स हैं उतने क्रेडिटर्स हैं, वहां पर लिक्विडिटी गैप नहीं आया ना, कल का पॉइंट है हमारा। ठीक है, अगर मान लीजिए वहां पर 10 लाख के डेटर है, 5 लाख का यहाँ पर क्रेडिटर है, तो 5 लाख का लिक्विडिटी गैप आया, और प्लस जो स्टॉक उसके शॉप पर पड़ा है वो तो है ही। तो ये जो चीज आएगी, जो वैल्यू आएगी, उसको मैं ड्राइंग पावर कहता हूं, यानी कि आपका इस अकाउंट में से पैसा निकालने की क्षमता कितनी होनी चाहिए। तो ड्राइंग पावर जो है वो एवरी मंथ डिपेंडिंग अपॉन द विजिट, एवरी क्वार्टर डिपेंडिंग अपॉन द विजिट, एवरी 6 months और एवरी ईयर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द अकाउंट एंड द विजिट ऑफ द अकाउंट, उस पर डिपेंड करते हैं कि हम ड्राइंग पावर कब कब निकालते हैं। पर मंथ भी निकाल सकते हैं, 3 महीने बाद भी, 6 महीने बाद भी, साल भर बाद भी निकाल सकते हैं ड्राइंग पावर। और जो ड्राइंग पावर हम निकालते हैं वो ड्राइंग पावर ऑलवेज एंड ऑलवेज इधर इक्वल टू सैंक्शन लिमिट होगा, या फिर यहां पर उससे ज्यादा भी हो सकता है, उतना भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। लेकिन ड्राइंग पावर जो भी निकलेगा उससे यहां पर आप टाइम टू टाइम आप सीसी लिमिट के अमाउंट की रिवीजन करते रहते हो। ये बात नहीं समझ में आई होगी काफी लोगों को, इसको थोड़ा सा और अच्छे समझा देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल जो ड्राइंग पावर है, डीपी में लिख रहा हूं इसको शॉर्ट में, ये ड्राइंग पावर आपकी निकली 15 लाख रुपए। आपकी सैंक्शन लिमिट कितनी है? आपकी सैंक्शन लिमिट यहां पर 10 लाख रुपए है। ठीक है, ड्राइंग पावर तो समझ में आ गया, ड्राइंग पावर ये है ना, 15 लाख रुपए है, और सैंक्शन लिमिट मेरी 10 लाख रुपए की। तो मैं यहां पर जो अकाउंट है मेरा, जो मेरा सीसी लिमिट है, जो सीसी लिमिट है मेरी, उसमें मैं मैक्सिमम कितना पैसा निकलवा पाऊंगा? 10 लाख रुपए निकलवा पाऊंगा। अगर मेरी ड्राइंग पावर 10 लाख रुपए है और मेरी सैंक्शन लिमिट 10 लाख रुपए है, मैं मैक्सिमम पैसा कितना निकलवा पाऊंगा इसमें से? 10 लाख रुपए। मेरी ड्राइंग पावर मान लीजिए निकलती है 8 लाख रुपए, और मेरी सैंक्शन लिमिट है निकलती है 10 लाख रुपए, तो मैं कितना पैसा निकलवा पाऊंगा? मैक्सिमम 8 लाख रुपए। अब समझ में आ गया? ठीक है, तो ये ड्राइंग पावर जो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, डिपेंड करती है विजिट टाइम के ऊपर। और विजिट टाइम कब डिपेंड करता है? विजिट टाइम डिपेंड करता है यहां पर आपका बैंक टू बैंक वेरी करता है, और अमाउंट टू अमाउंट वेरी करता है। और ये जो ड्राइंग पावर हम निकालते हैं, जिसके अंदर हम स्टॉक के का जिक्र करते हैं, डेटर्स का जिक्र करते हैं, क्रेडिटर्स का जिक्र करते हैं, इस जिक्र को करने के लिए अब जब विजिट करते हैं तो मैं एक फॉर्मेट में इन सब चीजों को यहां पर कस्टमर से भरवाता हूं, लिखवाता हूं, उनसे डिक्लेरेशन लेता हूं, और उस डिक्लेरेशन को, उस फॉर्मेट को हम कहते हैं स्टॉक स्टेटमेंट। ये ऑफिशियल वर्ड है बैंक का भाषा, इसको हम स्टॉक स्टेटमेंट कहते हैं। समझ आई मेरी बात? ये वाला स्टॉक स्टेटमेंट का कंसेप्ट जो अभी अभी आपने मुझसे सीखा ना, ये बैंक में नौकरी लगने के बाद शायद आपको 5-6 महीने या साल भर बाद सिखाएंगे। आपको तब तक समझाएंगे, बताएंगे नहीं कि क्या होता है स्टॉक स्टेटमेंट, आप खुद उलझते रहोगे इसमें। आपको कल का एक मैसेज बढ़ाता हूँ, कल एक मुझे कमेंट मिला, सर आई हैव बीन वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर 2 years. I also took your banking awareness classes during my preparation phase, and I still follow you for the banking and the general awareness classes. This clearly shows कि आपकी दी गई नॉलेज सिलेक्शन के पहले एंड सिलेक्शन के बाद भी बहुत काम आ रही है। थैंक यू सो मच। ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि आपको बहुत मजा आने वाला है, आप बाद में याद करोगे मेरी इन बातों को जो मैंने आपको बताई है। आपको कोई बता रहा होगा ना, आपका सीनियर, आप उनको ये कहोगे अरे सर ये तो मुझे पता, कुछ नया बताओ, वो हैरान हो जाएगा, अरे तुम्हें कैसे पता? ये अच्छा अच्छा लोगों को नहीं बताती ये चीजें।
सो ये आपका हुआ स्टॉक स्टेटमेंट के बारे में। ये एक बात कि डीपी आपकी निकलती है, ड्राइंग पावर आपकी निकलती है, और ये ड्राइंग पावर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इस पे मॉनिटरिंग करना बहुत ही जरूरी है ना, विजिट करना बहुत ही जरूरी है। ये विजिट आपकी ऑफिशियल ड्यूटी में आता है, ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल ड्यूटी में नहीं आता, ये ऑफिशियल ड्यूटी और आपको करना पड़ेगा, है ना। आपको उसकी दुकान पे जाके विजिट करके आइडिया लेना पड़ेगा। अब आप सोचोगे सर विजिट करके मैं कैसे कैसे काउंट करूंगा उसकी दुकान पे कितना स्टॉक है, एक प्रैक्टिकल बात करूंगा, है ना। मैं भी जाता हूँ बहुत सारी शॉप्स, मैंने भी विजिट किया बहुत सारे गोडाउन, बहुत सारी फैक्ट्रीज, मैंने मतलब नंबर ही नहीं है मेरे पास कि मैंने कितनी विजिट की, एन नंबर ऑफ प्लेसेस आई विजिटेड। तो वहां पर जाकर अब मान लीजिए वहां पर किसी की शॉप, लेटेस्ट ही बात करूं तो मैं लेटेस्ट एक चेयर बनाने वाली फैक्ट्री में मैंने विजिट की थी, सबसे लेटेस्ट, जब मैंने बैंक में था, साल सवा साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो अब वहां पर चेयर बनाने वाली फैक्ट्री थी, वो चेयर बनाने वाली फैक्ट्री में स्टॉक पता है किस चीज का काउंट करना, स्टॉक काउंट करना था एक तो वहां पर फाइनल प्रोडक्ट का जहां पर चेयर्स थी। अब इतनी चेयर्स पड़ेगी, मैं उसको कैसे काउंट करूंगा, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए काउंट करना। दूसरी चीज वहां पर थी ग्रैनुअल्स, ग्रैनुअल्स को ना प्लास्टिक के, जिससे वो प्लास्टिक के ग्रैनुअल्स को यहाँ पर आपका क्या करते थे, इकट्ठा करके चेयर बनती थी, जिससे उनकी बोरियां पड़ी थी, यानी कि रॉ मटेरियल काउंट करना पॉसिबल नहीं, इतनी बोरियां पड़ी थी, इतना उसका बहुत बड़ा काम था उसका। कैसे आप एक एक करके काउंट करोगे, तो भाई बैंक में कहा जाओगे, वहां सारे दिन काउंटिंग में थोड़े ना लगा दोगे। तो इस चीज का एक आइडिया लेना होता है। जैसे जैसे आपकी नौकरी हो जाती है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे आप नौकरी करते हैं, थोड़े थोड़े पकने लग जाते हो ना, तो आपके इन चीजों का आइडिया खुद ब खुद लगने लग जाता है। जब मैंने शुरुआत की थी अपनी नौकरी, तब मुझे भी लगता था यार ये तो, मान लीजिए इसने मुझे कह दिया कि भाई 200 चेयर पड़ी हैं, वहां 200 चेयर ना हुई, वहां 150 चेयर हुई, 100 चेयर हुई, मैं तो स्टॉक स्टेटमेंट जो लेकर आता हूँ, क्योंकि स्टॉक स्टेटमेंट जो होती है उसके नीचे आपके भी सिग्नेचर होते हैं, कस्टमर तो सिग्नेचर करता है, आपके भी सिग्नेचर होते हैं कि मैंने इस चीज स्टॉक स्टेटमेंट को वेरीफाई किया है, इसके इतने स्टॉक है, इतना डेटर, इतना क्रेडिटर, मैं पर्सनली विजिट किया इस डेट को, वहां डेट और साइन सब मेंशन किए जाते हैं आपके। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया कि हाँ आपने क्रॉस वेरीफाई किया। तो ये चीज धीरे धीरे जैसे जैसे आप नौकरी में पकते हो ना, आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, कितनी है बाबू जी, कितनी चेयर है, अच्छा 500 चेयर पड़ी है, अच्छा 500 पड़ी है, अच्छा ठीक है। हम्म, बस 2-3 मिनट नजरें घुमानी है और आपको समझ में आ जाता है कि 500 पड़ी है कि नहीं पड़ी। ठीक है, ये सब एक एक्सपीरियंस का खेल है और नथिंग एल्स, राइट। वहां पर आप बैठोगे नहीं ना। ये एक्सपीरियंस वैसा कुछ है कि जैसे कई बार होता है ना, मैं मतलब थोड़ा सा गलत तरीके से इसको मत लेना मेरी बात को, लेकिन कई लड़के होते हैं ना, है ना, कई लड़कों का ग्रुप होता है, लड़की निकलती है आगे से, हम्म, मतलब वो स्कैनिंग हो जाती है ना पूरी, तो कुछ वैसा एक्सपीरियंस है ना। तो वो बस वो चेयर का जो पूरा गोडाउन में थब्बा लगा हुआ है ना, तो उसकी स्कैनिंग ऐसे देख कर ही कर ली बस। अ, ठीक है, 500 तो है ही है, राइट। ठीक है, बुरा मत मानना मेरी बात का। सो अब क्या करें, लड़कों की फितरत ही ऐसी है, बताना पड़ता है। अबे तुम ऐसे नहीं हो, सब पता मुझे तुम ऐसे नहीं हो, है, ऐसे ओवर मेरे से पोल खुलवाते हो, मैं भी लड़का हूँ। हाँ, जो सच है उसमें क्या छुपाना का है, जो है सो है, अब है तो है, क्या करोगे। कल लड़कियों का मेकअप के ऊपर चर्चा की थी, आज तुम्हारे स्कैनिंग के ऊपर चर्चा की गई है। बैलेंस होना चाहिए ना हमेशा चीजों का। सो आगे चलते हैं हम। स्टॉक स्टेटमेंट आपको मैंने बताया, स्टॉक स्टेटमेंट के बेस पर आपका यहाँ पर ड्राइंग पावर डिटरमाइन की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक वेरी करता है इसका टाइम पीरियड और कैसे भी करके। अब जब आप विजिट करते हो इस जगह की, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी प्लेस की विजिट कर रहे हो, जब भी कर रहे हो, तो वहां की जो भी आपको
फोटोज है वो जरूर लेना, ठीक है। किसी भी जगह विजिट कर रहे हो, जब भी आप लोन देते हो, लोन देने से पहले भी आप जगह की विजिट करते हो, लोन देने के बाद भी जगह की विजिट करते हो, है ना। जो लोन दिया उसका जो सामान लेकर भी आया कि नहीं लेकर आया, और टाइम टू टाइम जो 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर बाद भी उसकी विजिट करते हो, ठीक है। ओके, सो उसकी आपको फोटो जरूर क्लिक करनी है, और वो फोटो किसके साथ? अपने खुद के साथ। या तो किसी पर्सन को कह दो कि मेरी ये जो पीछे स्टॉक पड़ा है इसके साथ मेरी फोटो क्लिक कर दो, या फिर आप सेल्फी भी ले सकते हो, जैसे आपको सही लगे, लेकिन फोटोग्राफ जरूर क्लिक किया करो उसकी। ये मैं ये कहीं पर भी ना आपको पॉलिसी में नहीं मिलेगा, कि बैंक की पॉलिसी, बैंक की गाइडलाइंस में नहीं। बैंक की गाइडलाइंस में ये है कि आपने विजिट करनी है। बैंक की गाइडलाइंस में कहीं पर फोटोग्राफ का जिक्र नहीं है। हाँ, अभी कुछ दिन में यहाँ पर कोई पॉलिसी वॉलिसी अभी नहीं बना दी गई हूँ मेरे आइडिया के बाद, तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आपको फोटोज जरूर लेना। फोटोज क्यों लेना? आजकल फोटोज में यहाँ पर आप देखोगे कि फोटोज में एक वाटरमार्क का भी ऑप्शन होता है ना, वाटरमार्क का ऑप्शन, जिसमें डेट और टाइम भी लिखा होता है, ठीक है। तो फोटोग्राफ विद डेट एंड विद टाइम ले लेना, और उस फोटोग्राफ का प्रिंट आउट निकालकर अपनी जो फाइल होती है, जो लोन की फाइल होती है उस कस्टमर की, जिसमें स्टॉक स्टेटमेंट लगानी होती है, उस स्टॉक स्टेटमेंट के बाद साथ चिपकाकर यहां पर रख देना, मतलब स्टेपल करके उसके साथ रख देना, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि कल को यहां पर आपके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि तुम विजिट पर गए थे कि नहीं गए थे। क्यों? अब स्टॉक स्टेटमेंट का मकसद क्या हुआ? अभी तक आपने स्टॉक स्टेटमेंट तो जान लिया, अब स्टॉक स्टेटमेंट का मकसद क्या हुआ? स्टॉक स्टेटमेंट का मकसद ये है ना कि भाई जो मैंने पैसा दिया है उसका उसने स्टॉक लिया भी है या नहीं लिया, उसके बाद उतना स्टॉक पड़ा भी है नहीं पड़ा दुकान पे। अब मैंने आज तो विजिट कर लिया, मान लीजिए उसका टाइम 3 महीने का है कि 3 महीने में एक बार विजिट करना है। अब आज की डेट है 16 मई, मैं उसको 16 मई तो को विजिट कर रहा है, उसकी दुकान पे स्टॉक पड़ा है, ठीक है। कल को 31 मई को यहां पर पता चला कि वो बंदा भाग गया, रातों रात सामान लेके भाग गया, पैसा ही नहीं दे रहा है, फैक्ट्री बंद होगी वगैरह वगैरह, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वहां पर आप जो एज अ ड्यूटी है जो इसकी ऑफिसर की, विजिट करने की, पूरा रिकॉर्ड रखने की ब्रांच में, तो आप वहां पर सेफ साइड में हो जाओगे, क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी के अनुसार, बैंक ने जो ड्यू डेट दी थी कि आपको 3 महीने बाद ही यहां पर आपको विजिट करनी है, आपने अपनी ड्यूटी के अनुसार आपने विजिट की, और उसका प्रूफ आपके पास भी है कि मैंने विजिट की थी, उस टाइम फैक्ट्री बिल्कुल सही चल रही थी, उस टाइम स्टॉक पड़ा था, ये फोटो है और ये इसका प्रूफ है। अब उसके बाद इन बिटवीन अगले दिन वो भाग गया, 5 दिन बाद भाग गया, 10 दिन बाद भाग गया, उसमें अपने नहीं कर सकते कुछ। उसमें ऐसा नहीं है कि अब ब्रांच में आपके 500 1000 खाते होंगे ऐसे, है ना। अब आपकी ये जिम्मेवारी ये थोड़ी ना 1000 के 1000 खातों के ऊपर आज जाकर बैठ जाओगे, डेली के डेली आप हर रोज घूमते रहोगे 1000 खातों के बाद, कि भाई रातों रात भाग ना जाए, रातों रात भाग ना जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो बैंक ने गाइडलाइंस दी है, जो भी बैंक अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग की महीने में विजिट करनी है, 3 महीने में करनी है, 6 महीने में करनी है, आप उन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो, फोटोग्राफ्स लगा रहे हो, आप प्रूफ बता रहे हो कि मैंने वाकई में विजिट किया था उस जगह को, तो आप वहां पर सेफ हो। अगर कल को वो पर्सन कहीं पर भी किसी भी तरह से अवेलेबल नहीं होता, या फिर स्टॉक उसका खत्म हो जाता है, स्टॉक उसका खत्म हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है हमारे जो ऊपर वाले ऑफिस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, उनके द्वारा भी उस जगह की सरप्राइज विजिट कर ली जाती है, जिससे एक तो कस्टमर की भी विजिट हो जाती है, और एक आपका भी काम देख लिया जाता है कि आप भी सही तरीके से जेन्युइन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपने कहीं किसी कस्टमर के साथ मिली भगत तो नहीं की। ये चीजें भी क्रॉस वेरीफाई की जाती है, ठीक है। लाइक द आरबीक्यू की विजिट आ गई, अचानक से आपके ऑडिट की विजिट आ गई, तो ये सब चीजें आपकी होती है। तो इसलिए आप फोटोज वहां पर एज अ प्रूफ जरूर रखिए, जहां पर आप ये देखिए कि मैं वहां पर गई थी, मैं वहां पर गया था, और मैंने फोटो विद डेट एंड टाइम लिखा होगा, तो उससे भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तुम उस दिन गए थे क्या नहीं गए थे, हमें क्या पता भाई, तुमने ऐसी फोटो डाल दी। और फोटो विद डेट एंड टाइम के साथ इवन नीचे एक लोकेशन का भी ऑप्शन आता है, वहां पर लोकेशन भी पिन हो जाती है, लोकेशन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ वहां पर पिन होती है, ठीक है। तो वो चीज भी यहां पर हो जाता है, ठीक है। वो चीज भी वहां पर आपकी फोटोग्राफ्स के साथ आ जाती है। 3 4 फोटोग्राफ्स ले ली फैक्ट्री की इधर उधर एंगल से, और उनको अपनी फाइल में रख दिया, स्टॉक स्टेटमेंट या फिर जो विजिट रिपोर्ट आप बनाते हो उसके साथ। ओके,
ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको बैंक में शायद ही कोई बताएगा। जब लगने के बाद मुझे भी किसी ने बताया तो मैं भी तब उस टाइम पे ऐसा हुआ था, अच्छा सर ऐसा होना चाहिए, मतलब। उसके बाद फिर मैं, मेरी आदत बन गई, मैं जहां पर विजिट करता था फोटो लेता था। जहां पॉसिबल होता था वहां मैं सामने वाले पर्सन को कह देता था कि फोटो लो, पीछे पूरी फैक्ट्री आ रही है, पीछे स्टॉक आ रहा है, या फिर फैक्ट्री का जो ओनर है वो भी साथ में खड़ा कर लेता था। मैं उसको, मैं तो ऐसे कस्टमर को भी साथ खड़ा कर लेता कि देखो कस्टमर भी साथ खड़ा है, सब पूरा प्रूफ। मतलब आज तक ऐसा बाय गॉड ग्रेस हुआ कि कुछ भी ऐसा कुछ दिक्कत मेरे साथ नहीं आई कि हाँ कल को कुछ गड़बड़ हुई हो तो मेरे ऊपर कहीं से ने कहा हो कि तुम विजिट पर गए थे क्या नहीं गए थे। राइट। ओके। सो ये चीज आपकी इसमें इस तरह से होती है विजिट के केस में। ओके। समझ में आ गया अब तक? उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये स्टॉक स्टेटमेंट आपको विजिट भी करनी है और आपको करना भी। अच्छा, अब एक और पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि सर जो 1 साल के लिए लिमिट दी गई है, क्या इस लिमिट को मैं इंक्रीज करवा सकता हूँ? मेरा बिजनेस बढ़ गया, मेरा सब कुछ बढ़ गया, मेरी उधारी बढ़ रही है, तो मैं इस, सेल्स मेरी बढ़ गई, क्या मैं इसको बढ़वा सकता हूँ? जी हाँ, आप बढ़वा सकते हो। आप जब मर्जी चाहे इसको बढ़वा सकते हो। बाकी डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कि बैंक कितने टाइम में बढ़वाता है। ऑन एन एवरेज अगर मैंने जिन बैंक की पॉलिसीज को पढ़ा है, उन बैंक्स में 6 महीने की से पहले लिमिट बढ़ाई नहीं जाती। मान लीजिए आपने लिमिट 10 लाख की गई थी और अभी 6 महीने हुए नहीं है, तो आपकी 10 से 15 नहीं, या जितनी भी आपको करानी है वो नहीं की जाएगी, 6 महीने बीत जाने के बाद की जाएगी। वो कभी भी हो सकते हैं, और रिन्यूअल के टाइम भी हो सकते हैं, रिन्यूअल से पहले भी आपकी लिमिट बढ़ाई जा सकती है, जिसको हम एनहेंसमेंट कहते हैं, है ना, एनहेंस करना। राइट। और जो मैंने आपको एक मेथड बताया था सीसी लिमिट को डिटरमाइन करने का, वो सीसी लिमिट को डिटरमाइन करने का मेथड जो था, है ना, उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें आपके टर्नओवर मेथड हो गया, कैश बजट मेथड हो गया, है ना, कल मैंने प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का मेथड बताया था। इस तरह से और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन उन मेथड्स में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना डीप क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते एग्जाम में। वो फिर जेआईबी के एग्जाम में इतने डीप क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उसमें, अगर आप जेआईबी डीबीएफ मेरे से पढ़ोगे, तो उसमें मैंने उन एग्जांपल्स को, उन चीजों को मैंने समझाया था। मैं मतलब उसमें मैं समझाता हूँ, क्योंकि वो बड़ा ही एक डीप टॉपिक आ जाता है, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि कैलकुलेशन और कौन कौन से मेथड से की जाती है। ठीक है। आ, अब यहाँ पर और किसमें क्या बचा? वो प्लस माइनस वाला आपको बता ही दिया था। इंटरेस्ट वाला, अच्छा इंटरेस्ट वाला बताना ना, इंटरेस्ट वाला मैंने नहीं बताया ना उसमें। एक ने पूछा बैंक की गाड़ी से जाते हैं। बैंक आपको बैंक आपको डिपेंडिंग अपॉन द बैंक वेरी करता है, बैंक टू बैंक, लेकिन ऑन एन एवरेज बैंक आपको 40 से 50 लीटर एवरी मंथ पेट्रोल अलाउंस देता है। पेट्रोल अलाउंस देता है बैंक आपको एक्स्ट्रा, आपकी सैलरी के अलावा। 50 लीटर कितना रेट? मान लो चलो 100 रुपए, 100 रुपए से ज्यादा है, चलो 100 रुपए है, तो महीने के 5,000 रुपए आपको मिल रहे हैं पेट्रोल के नाम से, है ना। टू व्हीलर, फोर व्हीलर, फोर व्हीलर पे हो सकता है ज्यादा मिले, बाकी डिपेंडिंग अपॉन द बैंक टू बैंक। ठीक है, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो बैंक आपको 5,000 रुपए पेट्रोल अलाउंस के नाम से एवरी मंथ देता है ऑफिसर को। ठीक है, तो ये किस लिए है? ये कोई पेट्रोल आपको जो अलाउंस मिलता है, ये पेट्रोल अलाउंस घर में आपने कोई क्रूड ऑयल को इकट्ठा करने के लिए तो है नहीं, है ना। काला बाजारी थोड़ी ना करनी, क्रूड ऑयल को इकट्ठा थोड़ी ना करना। तो ये इसी के लिए है कि आप विजिट पे जाते हो, बैंक की ऑफिशियल काम से जाते हो, ये उसके लिए दिया जाता है। ठीक है। ओके। और ये विदाउट एनी डिक्लेरेशन, विदाउट एनी बिल दिया जाता है, मतलब आपको दिया ही जाएगा। क्लर्क को भी मिलता है, क्लर्क को कम मिलता है, क्लर्क को मतलब क्लर्क को 15-20 लीटर मिलता है ना। बहुत लोग वो पैसे रखकर साइकिल से जाएंगे, हाँ। साइकिल से जाने की क्या जरूरत है? एक और अंदर की बात बताऊं, आपको अपनी बाइक ले जाने की जरूरत ही नहीं है। जिस कस्टमर ने आपसे लोन ले रखा है ना, वो कस्टमर आपसे लोन आपने जो दिया ना, अगर उससे अब अच्छा भला ट्रीटमेंट, आप बढ़िया से बातें बातें करोगे, बढ़िया से उसको ट्रीट करोगे ना, तो कस्टमर अपने आप गाड़ी भेजेगा, अपने आप आपको विजिट करवाएगा। ठीक है। ओके, तो टेंशन मत लो, वहां पर पेट्रोल बच जाएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है। ये तो मैंने थोड़ी सी अंदर की बात बताई है।
लेकिन ऐसा करना नहीं होता, क्योंकि कस्टमर को थोड़ी ना बताने कि मैं विजिट पे आ रहा हूँ। कस्टमर को विजिट पे आ रहा है, कस्टमर तो स्टॉक दिखा देगा आपको कहीं से भी लाकर अरेंज। हाँ कल यार बैंक का बाबू कल आ रहा है, भाई साहब स्टॉक इकट्ठा कर लो, है ना? नहीं ना, ये तो कस्टमर को सीधा बताना होता है कि हम जी भाई साहब आधे आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, बस ऐसे करते हैं। सरप्राइज भी नहीं करनी होती विजिट, सरप्राइज विजिट भी नहीं है ना? और जस्ट थोड़ी देर पहले आप बता दो उनको, आधे घंटे पहले कि मैं आ रहा हूँ, है ना? या सुबह कह दो कि मैं आज दोपहर को आऊंगा, ऐसे करके, है ना? खाने में क्या देगा वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, है ना? नए नए अभी खिलाड़ी हो, नए नए तो कुछ नहीं खाने के लिए, कुछ नहीं मिलेगा ना। वो उसको भी पता है कि नया नया है, प्रोबेशनरी ऑफिसर है, इसको क्या, इसके पास पावर तो है नहीं लोन देने की, इसको तो जो मर्जी चाहे चाय पानी पिला दो, पानी से भी चल जाएगा। धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ना, एक्सपीरियंस होता रहता है, फिर उसको भी फील होता है ना, हाँ यार इसको इतने साल हो गए नौकरी, इस पोस्ट पे है, ये बंदा काम का है। फिर थोड़ा थोड़ा आपको और चाय पानी के अलावा कोई चलो कॉफी पिला दी, जूस पिला दिया, है ना? फिर जूस तक बात पहुंच जाती है, साथ में थोड़ा बहुत नमकीन वमकीन भी खिला देता है ना? तो वो डिपेंड अपॉन दी आपको यहाँ पर कैसा आपका रुतबा है। हम्म। बाकी मैं चाय पीता नहीं था, अपने तो विजिट करते थे, आ जाते थे, है ना? अपने इस चीज को प्रमोट करते नहीं है, अपने नहीं खाते पीते कुछ नहीं, जाओ अपना काम करो और आ जाओ। ज्यादा ज्यादा कुछ गर्मी वर्मी है तो पानी पी लो, तो पानी भी मैं साथ अपना ही लेके जाता था। चलो आगे चलें। कल को वो एक चाय पिलाने के नाम पर 10 काम करा लेगा इधर उधर के फालतू के, है ना? वो तो अरे मैंने चाय पिलाई थी सर, है ना? तो क्या तुम चाय नहीं पी सकते? 10 रुपए की इतनी नौकरी लगी है, तुम 50,000 की, 5,000 तुम्हें अलाउंस आ रहा है, लीज तुम्हें मिल रही है ना? इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस तुम्हें मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिलता है बैंक में, है ना? अब एंटरटेनमेंट अलाउंस किस चीज का होता है, डिपेंड करता है कि पर्सन उसको किस टाइप का एंटरटेनमेंट उसको चाहिए, है ना? उसके ऊपर वो भी ऐसे ही होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन ही होता है, मतलब ऐसे ही कुछ, ऐसा नहीं होता। वैसे तो नेट एंटरटेनमेंट अलाउंस का मतलब एंटरटेनमेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का मतलब होता है रिफ्रेशमेंट। आप कस्टमर आपके ब्रांच में आता है और कस्टमर को आपको भी चाय पानी पिलाना पड़ता है ना, उसके लिए बैंक आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस देता है। कि कस्टमर आया, उसको आप कर्टेसी के नाते हुए चाय पिला रहे हो, कुछ खिला रहे हो, किसी भी तरह की चीज खिला रहे हो, तो उसके लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाता है। अब वो कौन कस्टमर को चाय पानी पिलाए, कौन करे, कुछ नहीं, वो भी जेब में डालने का, है ना? ठीक है, मतलब ये भी सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, मिलता सभी को है, यूज नहीं करते लोग, मिलता सभी को है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट पोर्शन की। ठीक है, इंटरेस्ट पोर्शन कैसे लगता है? देखो, इंटरेस्ट का सिंपल सा फंडा है, इंटरेस्ट इस पे डेली बेसिस पर अप्लाई होता है, डेली अप्लाई होता है इस पे इंटरेस्ट। और कितने पे अप्लाई होता है? जितना आप पैसा उठाते हो, जितना आप पैसा उठाते हो, कितना पैसा उठाते हो डेली बेसिस पर, मान लीजिए 10 लाख लिमिट है, पहले दिन मैंने जो पैसा उठाया, मेरे खाते में बैलेंस जो है वो 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए बैलेंस का मतलब यह है कि मेरे खाते में जो अवेलेबल बैलेंस है वो शून्य है, जीरो है, यानी कि मैंने पूरा उठा रखा है। ठीक है, अगले दिन मैंने इसमें 2 लाख रुपए जमा करा दिया,
ठीक है, अगले दिन मैंने इसमें 2 लाख रुपए जमा करा दिया, तो मेरा अवेलेबल बैलेंस अगले दिन 2 लाख रुपए हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात, है ना। अगले दिन इसमें मैंने फिर 1 लाख रुपए निकलवा लिया, फिर अगले दिन मैंने इसमें से 5 लाख जमा करा दिया। इस तरह से ये चलता रहता है, सिलसिला चलता रहता है। तो क्या होगा कि शाम को, एवरी डे शाम को, जैसे हम सेविंग के अकाउंट की हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते थे ना, वैसे भी यहां पर आपका, वैसे ही आपका क्या है, वैसे ही आपका जितना पैसा आपने उठा रखा है उतने पैसे पर ऑन अ डेली बेसिस पर इंटरेस्ट आपको लगेगा। जितना पैसे आपने डेली शाम को उठा रखे, यानी उस दिन 10 लाख उठाया हुआ है, 10 लाख आपका माइनस में है, सारा का सारा बैंक से ले रखा है, तो 10 लाख का एक दिन का ब्याज यहां पर बैंक बैक एंड पे अपना कैलकुलेट करके रख लेगा। अगले दिन बैंक से आपने 8 लाख उठा रखा है, 2 लाख आपने जमा करा दिए, बाकी बैंक से 8 लाख उठा रहा हुआ है, तो बैंक अगले दिन 8 लाख पे कैलकुलेशन करेगा। अगले दिन फिर बैंक से 1 लाख और उठा लिया, तो यानी कि 9 लाख उठा रखा है टोटल, तो 9 लाख पे ब्याज लगा देगा। अगले दिन 5 लाख जमा है, तो 4 लाख यानी कि उठा रखा है बैंक पे, तो 4 लाख पे एक दिन का ब्याज लगा देगा। इसी तरह से पूरे महीने की ब्याज की कैलकुलेशन डेली बेसिस पर बैक एंड पे चलती रहेगी। और फिर एट द एंड ऑफ द मंथ 30 दिन के जो भी ब्याज बना था एक एक दिन का, उनका टोटल लगा दिया जाएगा और वो आपके अकाउंट में आपको रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। अकाउंट में वो अमाउंट आपको दिखने लग जाएगी, एक एंट्री आएगी इंटरेस्ट की। ठीक है, एंट्री आएगी एक इंटरेस्ट की, और वो आपको यहां पर जमा करवानी पड़ती है एवरी मंथ। एवरी मंथ आपको यहाँ पर जितना इंटरेस्ट यहाँ पर लगा है वो जमा कराना पड़ता है, क्योंकि बाकी अमाउंट तो आप ऊपर नीचे चल ही रहे हैं, है ना। ठीक है, लेकिन केवल इंटरेस्ट पोर्शन जो है, जो इस खाते में आपको जमा कराना पड़ता है, जो आपका इंटरेस्ट लगा है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे 10 लाख मेरी लिमिट है, तो मैंने 10 लाख रुपए महीने के एंड जब आया 30वां दिन, तो मैंने महीने के एंड में 10 लाख रुपए पूरा उठा रखा है। ठीक है, इंटरेस्ट की एंट्री आई, इंटरेस्ट मान लीजिए उस पर लगा 10,000 रुपए, तो मेरे खाते में बैलेंस पता है क्या हो जाएगा, खाते में बैलेंस हो जाएगा मेरा 10,10,000 रुपए। अब यहां पर स्टोरी क्या हुई, यहां पर स्टोरी ये हुई कि आपके खाते का बैलेंस आपकी सैंक्शन लिमिट से ज्यादा है। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ द इंटरेस्ट एप्लीकेशन। अगर आपका इंटरेस्ट लगा है तो उस केस में ये चीज ओवर ड्यू कहलाती है, इसको हम कहते हैं ओवर ड्यू। ये ओवर ड्यू कहलाती है। अगर ऐसा नहीं, आप कभी नहीं कर सकते इस चीज को खुद से। आप ऐसा नहीं है आपने 10 लाख उठा रखा है, अब बैंक में जाओगे 50,000 का और अमाउंट लेने, बैंक आपको 50,000 दे देगा और इसका बैलेंस 10,50,000 हो जाएगा, नहीं। सैंक्शन लिमिट, डीपी, ड्राइंग पावर, सैंक्शन लिमिट से ऊपर आपकी अमाउंट नहीं जा सकती अगर आप खुद ट्रांजेक्शन करते हो तो। बैंक अगर किसी तरह का इंटरेस्ट लगा रहा है, बैंक अगर किसी तरह का चार्ज लगा रहा है, कोई प्रोसेसिंग फीस, कुछ भी चार्ज बैंक को रिकवर करने हैं आपसे, अगर बैंक वो चार्जेस लगा रहा है, रिकवर कर रहा है, तो आपका पैसा जो है आपके लिमिट से ऊपर आपको दिखाई देगा, और इसको हम ओवरड्यू कहते हैं। और ओवरड्यू को बैंक से यहां पर आपको, ओवरड्यू आपको यहां पर बैंक में डिपॉजिट करवाना पड़ता है। ओवरड्यू आपको बैंक में डिपॉजिट करवाना पड़ता है। ये बहुत ही जरूरी चीज है। नहीं डिपॉजिट कराओगे तो कल को जो कॉन्सिक्वेंसेस, जिसको हम एनपीए बोलते हैं, वो हो जाता है। वो कब होता है, कैसे होता है, उसके बाद अलग चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका अकॉर्डिंग टू मी, मैंने सीसी लिमिट का कंसेप्ट जो है पूरा पूरा आपको समझा दिया है। कैश क्रेडिट लिमिट क्या होती है, कैसे होती है, किस तरह से डिटरमाइन की जाती है, वो सब मेरी तरफ से ओके है। ए टू जी जो आपको समझाना चाहिए था मैं समझा चुका हूं। ठीक है, ओके। ओवरड्यू में ये है कि जो पैसा बैंक कोई चार्ज लगा रहा है, बैंक को इंटरेस्ट लगा रहा है, उसकी वजह से आपकी लिमिट के ऊपर अगर बैलेंस चला जाता है तो उस बैलेंस को हम ओवरड्यू कहते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ओवरड्यू इंटरेस्ट पे हो ही हो। मान लीजिए मैंने खाते में 9 लाख रुपए उठा रखा है, ठीक है, अभी 1 लाख रुपए और उठाने की क्षमता है ना मेरी, तो मेरा 10,000 रुपए इस पे ब्याज लग गया, तो मेरा अकाउंट में 9,10,000 रुपए बैलेंस हो गया। तो यानी कि अब पहले मैं 1 लाख उठा सकता था, अब 1 लाख नहीं उठा पाऊंगा, अब 90,000 ही उठा पाऊंगा। ये भी हो सकता है।
ठीक है, ओके। इतना मतलब जरूरी नहीं ओवर ड्यू ही हो इंटरेस्ट अप्लाई होने पे, नीचे अमाउंट है तब भी हो सकता है। मोबाइल एप्लीकेशन में दिख जाता है, सब दिख जाता है। बाकी डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, बैंक में ऐसी सुविधा उसके मोबाइल एप्लीकेशन दे रखी है कि नहीं। हाँ जी, इंटरेस्ट रेट एवरी डे 12 AM पर ही कैलकुलेशन होता है। 12 बजे आपके खाते में जो बैलेंस होगा उस बैलेंस के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। ठीक है, ये अभी कुछ दिन पहले भी कंफ्यूजन थी किसी स्टूडेंट, जब मैं सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की बात कर रहा था तो किसी ने बोला था कि सर एक सर ने 5 PM बताया है ना। 5 PM नहीं होता बच्चा, 5 PM कोई क्लोज ही नहीं है आज तक, मतलब बैंक की हिस्ट्री में के 5 PM का कोई क्लोज नहीं है, 12 बजे ही होता है, क्योंकि 12 बजे हमारी क्लोजिंग होती है पूरे पूरे दिन के काम की, और अगले दिन नया डे ओपन होता है। ठीक है, तो जो क्लोजिंग होती है वो 12 बजे होती है। आप 11:55 पे भी घर बैठे बैठे कोई ट्रांजेक्शन करते हो ना, तो वो उस दिन की ट्रांजेक्शन काउंट की जाती है। ठीक है, इंटरेस्ट डे वाइज कैलकुलेशन होता है। 5 PM कोई क्लोज ही नहीं है। एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, हम लोग आपने सारा क्लियर कर दे, कोई इंटरेस्ट नहीं लगे, कोई इंटरेस्ट उस दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं लगे। अगर मान लीजिए आपने उस दिन 10 लाख रुपए उठाया था और सेम डे आपने 10 लाख पूरा जमा करा दिया, आपके खाते में बैलेंस कुछ नहीं है, आपने बैंक से कुछ नहीं लिया, आपका कोई ब्याज नहीं लगेगा। आपका ब्याज उस वक्त ही लगता है जब 12 बजे। एक और बढ़िया चीज बताता हूं, आपने सुना होगा क्लोजिंग के बारे में। बैंक में जी क्लोजिंग होती है जी, है ना, क्वार्टर क्लोजिंग होती है, एनुअल क्लोजिंग होती है, रात के 11-11 बजे तक बैठे रहते हैं, है ना, ऐसे सुना होगा कई लोगों ने। जिनको नहीं सुना तो उनको बता दूं कि हाँ भाई, एनुअल क्लोजिंग होती है, हम रात के 12 बजे तक बैठते हैं। 12 बजे तक क्यों बैठते हैं, क्यों बैठते हैं, रात के 10 बजे 11 बजे बैठे हैं, क्यों बैठते हैं, उसका कारण बताता हूँ। उसका कारण ये होता है, और कैलकुलेशंस नहीं अभी देखना, अभी बताता हूँ तुमको कि सर ऐसा होता है। हाँ जी ऐसा होता है। क्या होता है कि जब भी यहाँ पर बैंक, जब क्वार्टर क्लोजिंग, कोई भी कंपनी, नॉट ओनली द बैंक, कोई भी कंपनी जो है, जो एक सर्टेन लिमिट के ऊपर उसका टर्नओवर वगैरह होता है, तो एज पर कंपनीज एक्ट उसको अपने जो क्वार्टर वाइज, हर एक क्वार्टर के एंड पर उसको अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है वो डिस्क्लोज करने होते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स में क्या आता है कि पिछले उसने बिजनेस कितना किया वगैरह वगैरह। मैं बैंक के पॉइंट से बताता हूँ, बैंक में कितना डिपॉजिट है, बैंक के कितने एडवांसेस हुए, बैंक को कितना प्रॉफिट हुआ, ये है वो है, बहुत सारे एन नंबर ऑफ फिगर्स है, बैंक का एनपीए कितना है, ये है वो है। ठीक है, तो वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स यहां पर बैंक को अपने डिस्क्लोज करने होते हैं एवरी क्वार्टर या फिर एवरी ईयर, कि कितना मेरा आया। अब ये फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोज क्यों करने होते हैं, क्योंकि यहां पर प्रत्येक व्यक्ति को, जो उसने बैंक में यहां पर शेयर्स उसके खरीद रखे हैं या फिर बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या फिर सरकार हुई भारतीय सरकार, इनको एक जानने का हक है कि बैंक की पोजीशन क्या चल रही है। जो भी इन्वेस्टर है उस बैंक के, जिन्होंने उसमें पैसा लगाया है, ऑब्वियसली सरकार ने भी उसमें 50% से ज्यादा पैसा लगाया, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर हो, प्राइवेट में भी किसी ना किसी ने पैसा लगाया, चाहे आप ही ने पैसा लगाया, आप ही ने उसके बैंक के 10 शेयर खरीद रखे हो, है ना। तो आपको एक जानने का हक है। कंपनीज एक्ट ने ये प्रावधान दिया है कि कंपनीज एक्ट कहता है ये सब चीजें ओपनली डिस्क्लोज होनी चाहिए, जनरल पब्लिक में डिस्क्लोज होनी चाहिए, और एवरी क्वार्टर के बाद हम ये चीजें डिक्लेयर करते हैं, ओपनली डिक्लेयर करते हैं, सबको पता होनी चाहिए कि आप इन्वेस्टर हो, तो आपको जानने का पूरा हक है कि मैंने उसमें जो पैसा लगाया है उसका रिटर्न मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बैंक कहीं डूब तो नहीं रहे। ठीक है, ओके। अब जब फाइनेंशियल रिजल्ट आपके डिक्लेयर होते हैं तो ऑब्वियस है यहां पर बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि अपने फिगर्स को बहुत ही शानदार दिखाने का। फिगर्स को शानदार दिखाने का मतलब कि ऑब्वियस है, मैं एज अ बैंक यही चाहूंगा ना कि मेरा एडवांसेस जो है, लोन्स एडवांसेस बढ़ा हुआ दिखाई दे पिछली बार से। मैं यही चाहूंगा ना कि मेरे जो डिपॉजिट है, लोगों को जो मेरे पास खाते में जमा कराया चीजों को, वो बढ़ा हुआ दिखाई दे, तभी तो बैंक में एक इंक्रीज दिखेगा
कि यार पिछली बार से बढ़ा है बिजनेस हमारा, ऐसे ही तो है कि एक जनरल पब्लिक की आंखों में दिखाना तो चाहिए ना, नहीं तो ऐसे कैसे मजा आएगा। अगर आपने कम दिखा दिया तो फिर तो भाई साहब क्या बात है यार, बैंक बढ़िया काम नहीं कर रहा, टर्नओवर कम हो रहा है, सेल्स कम हो रही है, वही बात होगी ना कि दुकानदार की सेल्स कम होगी। तो इसलिए बढ़िया दिखाना बहुत जरूरी है। तो बढ़िया दिखाने के चक्कर में क्या किया जाता है, बढ़िया दिखाने के चक्कर में हम रात के 11-12 बजे तक बैठते हैं। तो सर मतलब क्या है रात के 11 बजे तक बैठते हैं? एक इंसिडेंस बताता हूँ, बड़ा ही गजब इंसिडेंस है, वो हमेशा मैं हमारी क्लास में बताता हूँ जब जब मौका मिलता है। हम ऐसे ही एक बार रात को 10 बजे तक बैठे थे। मैं अपने जो रीजनल ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, उसमें काम कर रहा था मैं उस टाइम पे, उसमें मेरी पोस्टिंग थी। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रीजनल ऑफिस का ये फंडा होता है कि जब तक सारी ब्रांचेस जो है जो क्वार्टर एंड जो क्लोजिंग का दिन होता है, तब तक सारी ब्रांचेस जब तक अपना सब कुछ काम वाम करके चली नहीं जाती, तब तक हम अपना ऑफिस बैक एंड का बंद नहीं करते, क्योंकि हमारे पास 60-70-80 ब्रांचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको मॉनिटर करने की। तो हमें वहां पर बैठना पड़ता है ऑफिस में। तो बैठा था रात को, मुझे याद नहीं कितना बजा था रात को, तो हम लोग बैठे थे आराम से, ग्रुप में बातें बातें चल रही थी, क्योंकि ब्रांचेस काम कर रही थी, हम उनको मॉनिटर कर रहे थे, तो ऐसा कुछ ज्यादा काम का उतना लोड नहीं था, तो हम बातें बातें कर रहे थे। तो क्या हुआ, सारी ब्रांचेस क्लोज हो गई, सब कुछ, सब लोग चले गए। फिर एक ब्रांच वहां पर थी, और वो थी एक्सट्रीम रूरल ब्रांच। एक्सट्रीम रूरल ब्रांच मतलब जिससे हम उम्मीद नहीं करते, इतनी रात को क्यों बैठा है, क्या कर रहा है तो इतनी रात को बैठ के। हमने फोन किया उसको, है ना, हमने कहा कि क्या बात, इतनी रात को कैसे बैठा है ना, चले जाओ, मतलब ऑब्वियस है हमारी भी ड्यूटी बनती है यार, चले जाओ, तुम्हारी एक ब्रांच की वजह से हम भी बैठे हैं इतने लोग, है ना, बंद करो, खत्म करो। उसका आगे से जवाब क्या है, सर ब्रांच का बिजनेस बढ़ा रहा हूं मैं। क्या शब्द बोला उसने, सर ब्रांच का बिजनेस बढ़ा रहा हूं मैं। टाइम शायद रात के 10-11 बजे थे। आगे से एक जो कॉल करा तो थोड़ा सा मजाकिया बंदा, तो उसने आगे से कुछ 2-4 बातें उसने थोड़ी सी अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल दी, जो लैंग्वेजेस मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता, है ना, मतलब मजाक में उसके साथ बोल दी, है ना। तो ब्रांच का बिजनेस बढ़ा रहा हूं का मतलब क्या है, ब्रांच का बिजनेस बढ़ा रहा हूं इसका मतलब ये है कि आप अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, पहली चीज, या तो डिपॉजिट्स को बढ़ा दिया जाए, या फिर लोन्स एंड एडवांसेस की फिगर को बढ़ा दिया जाए। लोन्स एडवांसेस की फिगर कैसे बढ़ेगी, कोई कस्टमर आएगा मेरे पास लोन लेने के लिए, उसको 1 करोड़ का लोन दे दूंगा, मेरे 1 करोड़ रुपए फिगर बढ़ गई, ठीक है। डिपॉजिट कैसे बढ़ेगा, कोई 1-2 करोड़ 5 करोड़ रुपए मुझे पैसा दे दे, है ना, अचानक से पैसा जमा करा दे तो मुझे बढ़ जाएगी लिमिट, 1 करोड़ रुपए मुझे दे दे, 2 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो, 5 लाख दे दो, है ना, बढ़ जाएगी, नॉर्मल सी चीज है। अब मुझे बताओ रात को 10 बजे 11 बजे कोई कस्टमर आकर लोन देगा, लोन लेगा, रात को क्या 10 बजे आके कोई कस्टमर आपके खाते में जमा कराएगा पैसा और लिमिट बनाएगा, नहीं ना। रात को 10-11 बजे 12 बजे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। रात को 10-11-12 बजे पता क्या होता है, रात को 10-11-12 बजे होती है, एक शब्द बोलते हैं उसको, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग होती है कोई ऐसे प्रीमियम कस्टमर होता है जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी खासी बनती है, बहुत बढ़िया बनती है आपकी, बढ़िया कस्टमर आपके यहाँ पर, आप उसके लिए बड़ी जल्दी क्विकली काम कर देते हो ब्रांच में, और आपको आपको जब जरूरत होती है एज ए बैंकर तब आपकी वो मदद कर देता है। कैसे, मान लीजिए उसकी लिमिट है 5 करोड़ की, 5 करोड़ की लिमिट है, उसने अपनी उस लिमिट में 31 मार्च को शाम को 7-8 बजे तक हमने उसका बैलेंस देखा, तो उसने अपनी लिमिट से 4 करोड़ रुपए ही निकलवा रखे हैं, उसने अपनी अकाउंट से 4 करोड़ ही निकाल रखे हैं, 1 करोड़ वो निकलवा सकता है, ठीक है। और उसका ऐसा ही एक और डिपॉजिट अकाउंट है, उसके सेविंग अकाउंट है 4-5 उसके घर वालों के, फॉर एग्जाम्पल है। मैं उससे क्या करूंगा, मैं उसको फोन करूंगा, सर मेरा ये पर्सन आ रहा है, मेरे ब्रांच का पीएन आ रहा है, मुझे आपकी तरफ से 1 करोड़ का एक चेक दे दीजिए, ठीक है, 1 करोड़ का एक चेक दे दीजिए। 31 मार्च को उसको भी पता है कि 1 करोड़ का चेक क्यों मांग रहा है। 1 करोड़ का चेक मेरे पास आता है,
मैं इसके लोन्स एडवांसेस की सीसी लिमिट अकाउंट को डेबिट करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा, 1 करोड़ रुपए उठा लूंगा, और उसके जो सेविंग अकाउंट है 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30 जो भी उसके लेबर के अकाउंट हैं व्हाट्सएवर, या किसी को उसने पेमेंट करनी है जिसका अकाउंट मेरे पास ही है, 2 दिन बाद करनी थी आज ही कर देते हैं, है ना, अगर उसको करनी है उसका भी सेविंग अकाउंट या उसका करंट अकाउंट है या इन्हीं का ही कोई दूसरा एक करंट अकाउंट है, मैं उसमें से सीसी लिमिट में से 1 करोड़ निकालकर किसी दूसरे सेविंग या करंट अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दूंगा, डाल दूंगा। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मेरा जो लोन्स एडवांसेस का बिजनेस है वो 1 करोड़ से बढ़ गया इमीडिएट, और मेरे डिपॉजिट भी 1 करोड़ से बढ़ गए। मेरी ब्रांच का बिजनेस 2 करोड़ से 2 मिनट के अंदर बढ़ गया। और ये मैंने कब किया काम, रात को किया मैंने 10-11 बजे। और फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर जब रात के 12 हो गए, रात के 12 बज गए, निकल गया 12 बजे का टाइम, ठीक है, अगले दिन 12 बजे कैलकुलेशन हुई बिजनेस की, बिजनेस मेरा 2 करोड़ से इन्फ्लेटेड दिखा, बड़ा वो दिखा, लेकिन एक्चुअल में नहीं था, एक्चुअल में कुछ नहीं, एक्चुअल में उसने ट्रांजेक्शन करनी नहीं थी, ठीक है, एक्चुअल में थोड़ी ना ट्रांजेक्शन कर, लेकिन उसने दिखावे के लिए। अगले दिन सुबह फिर से उसके द्वारा चेक दिया जाएगा प्रॉपर, और जहां जहां उसने पैसा डाला था उस खाते का चेक दिया जाएगा, उस खाते से पैसा निकालकर वापस उसके सीसी लिमिट में पैसा डाल दिया जाएगा वापस से, ठीक है, वापस से उसके सीसी लिमिट में पैसा डाल दिया जाएगा जहां पर पैसा डाला गया था। अगर एक्चुअल में जेन्युइन ट्रांजेक्शन थी, किसी को पेमेंट करनी थी तो कर दी गई, है ना, लेकिन अगर जेन्युइन नहीं थी कि उसके रिश्तेदारों के खातों में पैसा डाला है या उसके खुद के घर के खाते में या उसके करंट अकाउंट में पैसा डाला है, तो वहां से खाते से पैसा निकालकर वापस हम अगले दिन उसके मेन अकाउंट में जो सीसी लिमिट का था उसमें वापस डाल देंगे ताकि उसका ब्याज ना लगे। अब 1 करोड़ पे एक दिन का, एक रात का ब्याज उसका लगा है, लेकिन वो कस्टमर ने क्यों बियर किया है, क्योंकि आप कस्टमर के साथ अच्छी खासी ट्रीटमेंट करते हो, आप उसका काम प्रायोरिटी पे करते हो, उसको भी पता है कि ये मेरे काम आएगा, मैं इसके काम आऊंगा, इसलिए कस्टमर भी आपको अलाउ कर देता है कि एक रात के लिए पैसा उठाने के लिए उसके खाते में। नहीं तो आप खुद बताओ कि अगर आप एज ए कस्टमर होते नॉर्मल, आपके पास ऐसे ही कोई फोन आता, रैंडम फोन आ जाता है, आपको बैंक से कोई लेना देना नहीं है, कि भाई साहब ऐसा खाते में पैसा निकाल कर दूसरे खाते में डाल दे, एक चेक दे दोगे क्या, आप मना नहीं करोगे, आप मना ही करोगे। लेकिन वही अगर आपका डेली बेसिस पर उस बैंक में ब्रांच में काम पड़ता है, डेली बेसिस पर ब्रांच में जाते हो, डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है काम में, सर्विसेज में, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता चीजों के, तो आपके पास अगर बैंक का फोन आएगा, सर 1 करोड़ रुपए चाहिए एक दिन के लिए, दे दोगे, तुरंत दोगे आप, मना ही नहीं करोगे आप, ठीक है। इसको कहते हैं कस्टमर के साथ लाइजनिंग बनना, कस्टमर के साथ बनाना, और ये भी एक ड्यूटी का पार्ट है आपकी। आपको कस्टमर, ऐसे कुछ चुनिंदा कस्टमर होते हैं ब्रांच के जिनके साथ आपको बनाकर रखनी पड़ती है। ये बड़ी ही प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, ये तो कोई भी नहीं बताएगा आपको, बाकी चीजें तो फिर भी देर सवेर 6 महीने बाद, साल भर बाद कोई बता देगा आपको। जितनी चीजें मैं सिखा रहा हूँ, कोई साल भर बाद पता लग जाएंगे, कोई 2 साल बाद बैंक की नौकरी के पता लग जाएगी, ये चीज तो कोई नहीं बताएगा, ये चीज तो खुद ही समझनी पड़ती है ना। इसलिए फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जब आप बैंक में ड्यूटी पे बैठे हो ना, तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे कुछ ऐसे चुनिंदा प्रीमियम कस्टमर के बारे में जान लेना, ब्रांच वालों से जाकर पूछ लेना, और उनसे अच्छी खासी बना के रखना, क्योंकि वो कल को आपको ही काम आने वाले, क्योंकि कल को ब्रांच मैनेजर ने आपको कहना है, जैसे क्वार्टर क्लोजिंग आएगी आपको कहेगा, अच्छा अच्छा ये हमारे प्रीमियम कस्टमर की लिस्ट है, इनको एक बार फोन करके बात कर लो। आप फोन करोगे, बात करोगे, आपको उस कस्टमर के बारे में जानते ही नहीं हो, और ना ही वो कस्टमर आपके बारे में जानता है, वो आपको क्यों दे देगा चेक। फिर क्या होगा शाम को, जब ब्रांच मैनेजर कहेगा बेटा बात कर ली, तो उससे आप कहोगे सर बात तो कर ली लेकिन कोई माना नहीं। फिर ब्रांच मैनेजर फोन उठाएगा, कहता है ऐसे कैसे नहीं माना, ब्रांच मैनेजर फोन उठाएगा, हाँ जी शर्मा जी, यार 50 लाख का एक चेक चाहिए, आ जाएगा 10 मिनट में। अच्छा वर्मा जी, यार वो 30 लाख का एक चेक चाहिए, 2 मिनट में आ जाएगा। आपके कहने पर शर्मा जी वर्मा जी नहीं भेजेंगे, ब्रांच मैनेजर कहने पर 1 मिनट में, 1 मिनट तो लगेगा ही नहीं, 10 सेकंड में भेज देगा वो चेक, ठीक है। तो इसलिए फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे इस चीज को थोड़ा बना के, ये नहीं कह रहा कि सभी कस्टमर से आपको बना के, तो सभी कस्टमर से बना के रखोगे अपना काम कब करोगे, सभी कस्टमर ही आते रहेंगे आपसे काम करवाने के लिए। कुछ चुनिंदा प्रीमियम कस्टमर होते हैं जिनके अच्छे खासा हमारे पास प्रीमियम क्वालिटी में पैसा बड़ा होता है,
लोन अच्छा खासा होता है, उनसे आपको बनाकर रखनी चाहिए, ताकि आपके इस टाइप की चीजें पे, जब भी क्या होता है कि बैंक में बहुत सारे टारगेट्स भी आ जाते हैं कि आज ये चीज करनी है, आज आपको 5 सेविंग खाते खुलवाने हैं, आज आपको गोल्ड बॉन्ड बिकवाने हैं, आज आपको म्यूचुअल फंड के ये करना है, ये टारगेट है, आज आपको 5। तो ऐसे कस्टमर काम आते हैं। क्यों काम होता है? क्योंकि इनका बड़ा एम्पायर होता है, बड़ी फैक्ट्री होती है, इनके पास लेबर वाले बहुत लोग होते हैं, कई रिश्तेदार होते हैं, कई रिलेटिव होते हैं, इनकी बड़ी फैमिली होती है ना? ठीक है। तो आप इनको पिच कर सकते हो कि सर मुझे 5 सेविंग खाते खुलवाने हैं, तो आपके वहां लेबर जो है उनको भेज दीजिए, या आप वहां चले जाइए। सर म्यूचुअल फंड करवाने हैं सर, सर देखो सर कोई रिश्तेदार है, उनको आप मुझे कॉन्टेक्ट नंबर करवा दीजिए, करवा देंगे। ठीक है। ये होता है एक बैंकिंग, असली बैंकिंग ये होती है। असली बैंकिंग जो पीछे सीसी लिमिट खुलवाना, वो तो है ही है ही, वो तो चलो बैंकिंग का पार्ट है, वो तो थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकली होती है। इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। इसलिए रात को 12 बजे तक हम बैठते हैं क्लोजिंग में। तुम्हें क्या लगता है किस लिए बैठते हैं? रात को 12 बजे तक बिजनेस बढ़ रहा होता है। अब समझ आया कि 12 बजे क्यों होता है, 5 बजे क्यों नहीं होता है? अब एक्चुअल में प्रैक्टिकल तरीके से बता दिया। अब बात मान लोगे ना? जिन लोगों को लगता था सर 5 बजे, उन सर ने तो बताया था 5 बजे होता है, 5 बजे हो गया, क्लोजिंग 5 बजे हो जाएगी, तो बताओ मेरे को। है? हम ऐसे ही रात के 11 बजे तक इतने सालों में कितनी क्लोजिंग मैंने देख ली, 2011 से आज कितने 12 साल हो गए समझ लो। चलो 12 साल एवरेज, 12 इंटू 4, क्योंकि क्वार्टर क्लोजिंग होती है, 12 इंटू 4 कितना हो गया? 48। 45 से 50 क्लोजिंग देख चुका हूं अपनी जिंदगी में, ये वाली विंडो ड्रेसिंग वाली। न जाने कितने रात को डिनर और रात को पकोड़े शकोड़े खा चुका हूं, है ना? समझे? इतने तो तुमने पिछले 3 महीने में मॉक टेस्ट नहीं लगाए होंगे जितने मैंने क्लोजिंग देख ली होगी। ठीक है। शक्ल से लगता नहीं हो 12 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन है एक्चुअल में। अभी फिलहाल नहीं जाता मैंने बैंक, अभी पिछले 1 साल से नहीं करा। जब से मेरी गुड़िया हुई है पिछले साल 30 जनवरी से, तब से मैं 30 जनवरी के बाद बैंक नहीं करा। फिलहाल रिजाइन नहीं दिया हुआ, लेकिन हाँ विदाउट पे लीव पर हूँ, क्योंकि मुझे पेमेंट पे भी नहीं मिल रही, सैलरी भी नहीं मिल रही, और मैं लीव पर हूँ। अब आप पूछोगे सर बैंक वाले कुछ कहते नहीं? कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, आ जाओ जी, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये चीज जो विंडो ड्रेसिंग होती है, ये चीज इतनी आसान नहीं होती करनी। अगर आपको लगता है कि आ, ये चीज बड़ी आसान दिखती है, लेकिन इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन्स को कई बार ट्रैक कर लिया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है इनको ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर लिया। तो ये जो ट्रांजेक्शन मैंने करी है ना, ये ट्रांजेक्शन सभी जगह पता है कि ये होती हैं, सभी जगह पता है ऐसी ट्रांजेक्शन होंगी। इसलिए वही होता है ना कि सभी जगह जब चीजें जो हो रही है ना, तो उन चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन अगर 100 जगह पे कहीं एक जगह पे चीज होती है ना, 99 जगह नहीं होती, फिर वो एक जगह वाली चीज पकड़ में आ जाती है, फिर वो कहा जाता है यार तुमने गलत किया। पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो मेरी? है ना? तो इसलिए इन चीजों को अवॉइड करना ज्यादा बेटर है। मतलब ऐसा नहीं है कि 48 क्लोजिंग मैंने देखी तो 48 के 48 क्लोजिंग में मैंने सभी जगह हमने विंडो ड्रेसिंग की है। ये एक्चुअली टोटली ब्रांच के ऊपर भी डिपेंड करता है। ब्रांच के ऊपर डिपेंड कैसे करता है? ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है कि मान लीजिए इस साल तो मैंने 2 करोड़ पे इस मंथ में, मैंने क्वार्टर में मैंने बढ़ाकर दिखा दिया। अब मेरे ऊपर प्रेशर क्या आएगा? मेरे ऊपर प्रेशर आएगा अगले क्वार्टर में भी तो मुझे जो 1 करोड़ बढ़ाया था वो तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, और मुझे उसके अलावा और बढ़ाना है। तो मुझे फिर नया कस्टमर और ढूंढना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं पिछले 3 महीने में इतना ज्यादा मेरे ब्रांच में काम नहीं आ पाया, नया बिजनेस नहीं आ पाया, फॉर एग्जाम्पल नया लोन खाते नहीं खुल पाए, इतने नहीं खुल पाए जितना एक जरूरत थी, तो प्रेशर क्या है कि पिछले 2 करोड़ जो मैंने बढ़ाया था वो तो है ही मेरे ऊपर प्रेशर, और नया बढ़ाने का भी प्रेशर है।
अब मैंने पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जनरली अपना बिजनेस 50 लाख बढ़ा दिया, लेकिन अभी भी स्टिल मैं पिछले क्वार्टर से 50 लाख नीचे चल रहा हूँ ना। मेरी पॉइंट्स ऑफ व्यू समझ रहे हो? पिछले क्वार्टर से 50, क्योंकि मैंने तो रातों रात बढ़ाया था ऐसे फर्जी ट्रांजेक्शन करके, तो मुझे फिर से फर्जी ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, मैं मजबूर हो जाऊंगा फर्जी ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो एक ऐसा एक सर्कल है, विशियस सर्कल है, जो चलता रहेगा, जिसको आप निकल नहीं पाओगे। तो इसलिए इस चीज को जितना कम कर सको, जितना अवॉइड कर सको, करना चाहिए। ठीक है, आपको इस चीज को एक एक रूटीन में नहीं लाना। मतलब कि मैं इस चीज को प्रेफर नहीं करता लाने में, मैं इस चीज को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये चीज खेल है ऐसा। अगली बार अगली बार अगली बार फिर प्रेशर आएगा, ऊपर से आएगा, ऊपर से कहेंगे कि यार तुमने पिछली बार तो किया था, इस बार भी करो। फिर कस्टमर को ढूंढो, इनकेस कस्टमर उस दिन एग्री नहीं हुआ, या फिर हो सकता है कस्टमर ने 5 करोड़ पहले उठा रखा हो, आपको उसके खाते में कोई पैसा ही ना मिले, सारा उसने पैसे पहले उठा रखा हो, फिर क्या करोगे? है ना? तो इसलिए जितना अवॉइड कर सको उतना अवॉइड किया जाना चाहिए इस चीज को। ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेश वो बिजनेस टारगेट नहीं है चाहिए होता, बस। और क्या है, अगले दिन आज जाकर मीटिंग होगी तुम्हारी, तो तुम्हारे सीनियर 2-4 बातें तुम्हें सुना देंगे, तुम सुन के मुंह लटका के आ जाना, और क्या कर सकते हो, है ना? हाँ, और अगर यही सुन लेंगे तुमने, यार सुन लेंगे, अगर यही चीज 3-4 क्वार्टर में रिपीट होगी, फिर ट्रांसफर ही हो जाएगा। चलो, ये जो मैंने चीजें बताई हैं वो सारी सारी लिखी हुई हैं, इसमें शब्द लिखे होंगे हाइपोथिकेशन, प्लेज, वेज, ये मैं अभी आने वाले कुछ चैप्टर्स में यहाँ पर बढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी इनको ज्यादा सोचना मत, बाकी मैंने सारी चीजें इसमें जो जो लिखी हुई वो सारी समझा दी इन दोनों में। अब आगे चलते हैं हम। जो भी ब्रांच मैनेजर होते हैं वो जाते हैं मीटिंग में, जो ब्रांच मैनेजर होते हैं, आपको भी बुला लिया जाता है, कई बार लोन ऑफिसर्स को बुला लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ब्रांच मैनेजर ही होते हो। ट्रांसफर डिपेंड अपॉन द बैंक। ठीक है, चलो 2 मिनट का ब्रेक लें, फिर स्टार्ट करें। मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, अपनी आवाज को रेस्ट कर लूँ।
राहुल सारे सब्जेक्ट एक साथ लेकर मत चलो। जिनको भी मैनेज नहीं होता ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सारे सब्जेक्ट एक साथ लेकर मत चलो। सारे सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलोगे तो चीजें मैनेज नहीं हो पाती। आराम से तसल्ली से करोगे तो चीजें मैनेज हो जाती। चलिए करें कंटिन्यू। क्या बातें कर रहे थे इतनी देर से? मैंने तो कमेंट ही नहीं पढ़े, कोई मेरी बुराई तो नहीं कर रहे थे? ये राजनीति परिनीति की बातें चल रही थी। चलो अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक है ओवरड्राफ्ट। ठीक है, आज करें कल करें? चलो करते हैं, आज ही करते हैं। रुको मुझे रीशेड्यूल करने दो क्लास को, एक सेकेंड। तो अगर आज नहीं किया ना फिर तुम कहोगे यार सर ब्रेक ऐसे दिलवा दिया जब करानी कल था। तो अरे रुको, थोड़ा सा तो कर लो आज, थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा प्लीज प्लीज। प्लीज आपको आपकी होने वाली लुगाई का वास्ता। एक सेकेंड अभी शुरू करता हूँ। ओके, सो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओवरड्राफ्ट। ज्यादा 5-10 मिनट बात करूंगा इसके ऊपर, ज्यादा बात नहीं करो, टॉपिक शुरू कर देते हैं हम। एंड ओवरड्राफ्ट आपका क्या होता है? ओवरड्राफ्ट भी एक प्रकार का लोन ही है जो बैंक में आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, एक प्रकार से यहाँ पर दो तरीके के ओवरड्राफ्ट होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, दूसरा होता है टेम्परेरी और दी क्लीन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आपका किस लिए दिया जाता है? ये भी एक प्रकार की लिमिट ही होती है। जिस तरह से आपकी सीसी लिमिट बनाई जाती है वैसे ही ये भी लिमिट बनाई जाती है। ठीक है, ये भी आपकी लिमिट ही बनाई जाती है। जैसे आपने उसमें 10 लाख बनाई, 20 लाख बनाई, 30 लाख बनाई, पैसा जब मर्जी चाहो आप निकलवा सकते हो, जब मर्जी चाहो जमा करा सकते हो, वगैरह वगैरह, ऐसे काम उसमें भी होता है। वैसा ही इसमें भी होता है ओवरड्राफ्ट में। ओवरड्राफ्ट लिमिट इसको कहा जाता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है? इसकी कैलकुलेशन भी मतलब कैसे निकाला जाता है, इसकी कैलकुलेशन डिपेंड्स करती है आपके किस फैक्टर पे, आपकी यहाँ पर इनकम कितनी है, और सेकेंड चीज आप
क्या चीज जो है सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रख रहे हो बैंक के पास। ये दो फैक्टर कि आपकी इनकम कितनी है और आप क्या सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास रख रहे हो। ये दो चीजों के ऊपर यहां पर डिपेंड करती है आपकी ये लिमिट। ओके, ठीक है। इसका भी अलग से एक सेपरेट अकाउंट खुलता है, अलग से एक सेपरेट अकाउंट खुलेगा यहां पर आपका, अलग से खुलेगा। और ये सेपरेट अकाउंट खुलेगा अलग से, इसका अकाउंट नंबर आएगा, जैसे सीसी लिमिट का अलग से अकाउंट नंबर आता है। अब जो सीसी लिमिट थी उसका पैसा जो इस्तेमाल किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके। और जो ओडी का पैसा है वो यहां पर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्लस बिजनेस के लिए भी किया जा सकता है, दोनों के लिए किया जा सकता है, पर्सनल एज वेल एज द बिजनेस। लेकिन सीसी लिमिट का पैसा केवल और केवल बिजनेस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अरे भाई टेम्परेरी ओडी, अभी मुझे ओडी पढ़ाने तो दो, मैं कोई छोड़कर भाग रहा हूं, मैं तुम्हारी एक्स थोड़ी ना हूं तो जो इतनी जल्दी छोड़ के भाग जाएगी तुम्हें। अभी शुरुआत की है टॉपिक, अभी तुम क्वेरी विथ शुरू हो गए। इतनी उत्सुकता, इतनी उत्सुकता एग्जाम निकालने में लगा दो तो 6 महीने में एग्जाम निकल जाए। ओके, अब जो लिमिट निकाली गई है, इनकम, और आपकी इनकम कितनी है, सैलरी कितनी है आपकी, उसके ऊपर निकाली गई, आपको एक लिमिट बना के दे दी। और ये कितनी इनकम होनी चाहिए सर, उसमें कितना परसेंट मिलेगा, कितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, कितना परसेंटेज मिलेगा, क्या, जिसमें उसमें हमने सेल्स का 20% दिया ना, है ना, ठीक है, सेल्स का 20% उसमें सीसी लिमिट में हमने बनाया था। इसमें ऐसा यूनिवर्सल कुछ नहीं है, उसमें यूनिवर्सल कंसेप्ट था वो 20% वाला, इसमें यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है, इसमें वेरी करता है बैंक टू बैंक। बैंक टू बैंक यहां पर कौन सी स्कीम है उसके अकॉर्डिंग यहां पर इसकी लिमिट निकाली जाती है। ठीक है, मान लीजिए इसमें जो भी कैलकुलेशन है जो वेरी करती है बैंक टू बैंक, उसके अकॉर्डिंग आपकी लिमिट निकाल दी गई 20 लाख रुपए, प्लस आपने जो सिक्योरिटी दी है बैंक को कि जो चीज गिरवी रखी है वो मान लीजिए 25 लाख की वो दुकान है, मकान है, जिसके बेस पर आपने 20 लाख उससे कम पे, या हो सकता 20 लाख के तो 20 लाख की आपने लिमिट भी दे दी। ठीक है, ओके। तो ये चीज आपको ओडी के रूप में, ओवरड्राफ्ट या ओडी फैसिलिटीज को शॉर्ट में कहते हैं, दिया जाता है। अब इस पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने पर्सनल यूज यानी कि अगर आपने उसको पर्सनल नीड के लिए लिया, जब बताओगे ना बैंक में आपसे पूछेंगे किस पर्पज से चाहिए, तो बैंक को कहेगा मुझे पर्सनल नीड चाहिए, तो बैंक आपको उस तरह की स्कीम दे देगा। क्योंकि पर्सनल जो ओडी होती है पर्सनल में, जो पर्सनल यूज के लिए, उसकी स्कीम अलग होती है। तो बैंक आपको उस स्कीम के तहत यहाँ पर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बनाकर दे देगा। आप उसमें से पैसा घर की जरूरत है, घर की शादी वादी करने में इस्तेमाल कर सकते, जब पैसा आए तब आप पैसा जमा करा दीजिए, जब पैसे की जरूरत हो आप पैसा निकलवा लीजिए। इस तरह से ओडी उसमें काम करेगी। चाहे तो आप एक साथ भी पैसा निकलवा सकते हो, आप जमा कराते रहिए धीरे धीरे, जो भी आपको जैसे सही लगे। और अगर आपको बिजनेस के लिए करना है तो बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस में भी आपका वही पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। उसके लिए अलग से स्कीम आएगी बिजनेस के लिए, है ना, अलग से बैंक का प्रोडक्ट होगा, होगा ओवरड्राफ्ट का ही प्रोडक्ट, लेकिन वो स्कीम अलग हो जाएगी। तो उसके तहत भी आपको ओडी जो है बिजनेस के लिए दे दी जाती है। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर यहां पर आपका ओडी अगर बिजनेस के लिए दी जाती है, सीसी भी बिजनेस के लिए दिया जाता है, तो फिर मैं इन दोनों में से कौन सा लूं, क्या मैं, मुझे ओडी बिजनेस के लिए लेना चाहिए या फिर सीसी बिजनेस के लिए लेना चाहिए, या फिर इन दोनों में कौन क्या लेना चाहिए, मुझे क्या पता, या फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। एक ही तो बात होगी सर, इसमें भी वही लिमिट है, इसमें भी वही लिमिट है, इसमें भी पैसा कभी प्लस कर सकता हूं कभी माइनस करता हूं, इसमें प्लस माइनस कभी भी कर सकता हूं। ठीक है, इन दोनों में एक बड़ा ही बेसिक सा डिफरेंस ये है कि जो सीसी लिमिट होती है उसमें आपकी सीसी लिमिट किस चीज पर डिपेंड करती है, आपकी टर्नओवर पे। टर्नओवर मतलब आपके साल में कितनी सेल्स हुई है, प्लस आपकी 3-3 महीने बाद, 3 महीने, 6 महीने, महीने बाद जो विजिट करते हो उस पर क्या देना होता है, स्टॉक स्टेटमेंट देनी होती है। तो आपके पास यहां पर उतना स्टॉक डेटर्स वगैरह होने चाहिए,
और आपका जो सेल्स है वो आपकी होनी चाहिए अच्छी खासी, जिसके बेस पर आपको सीसी लिमिट बनाई जाती है। बैंक आपकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करता है टाइम टू टाइम, क्योंकि बैंक चाहता है कि जिस पर्पज से मैंने पैसा दिया है उसी पर्पज से पैसा इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ओडी बिजनेस में यहां पर ऐसा नहीं क्लोज है। ओडी बिजनेस में क्या होता है, ओडी बिजनेस में बैंक आपसे किसी भी तरह की स्टॉक स्टेटमेंट नहीं मांगता है। आपके 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने में जो स्टॉक स्टेटमेंट चाहिए होती है बैंक नहीं मांगता है। ये ओडी बिजनेस उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो लोग बड़े ही एक कन्वीनियंट वे में काम करना चाहते हैं, जिनको बैंक के कामों के झंझट में पड़ना नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस है, बैंक आपसे हर 1 महीने या 3 महीने बाद आपसे स्टॉक स्टेटमेंट मांगेगा। आप स्टॉक की डिटेल निकलवाओगे, अपने अकाउंट्स वाले बंदे को कहोगे, वो डेटर की डिटेल, क्रेडिटर की डिटेल बनाएगा, करेगा। चाहे कंप्यूटर में भी डाटा पंच हो ऑटोमेटिकली, लेकिन स्टिल एक दिमाग में एक बोझ रहता है कि आपको ये स्टॉक स्टेटमेंट या फिर बैंक के द्वारा जो भी फॉर्मेलिटीज है वो आपको करवानी है। तो इसलिए कई बिजनेसमैन यहां पर ओडी का सहारा लेते हैं, वो ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए ले लेते हैं, वो सीसी लिमिट नहीं लेते बिजनेस के लिए। तो आप कहोगे सर फिर तो ओडी ही बढ़िया चीज है बिजनेस के लिए, ओवरड्राफ्ट ही लिया जाना चाहिए, फिर सीसी क्यों ले? बात ही निपटाओ ना। सीसी हम ले क्यों? हम तो ओवरड्राफ्ट लेते हैं, बढ़िया बात है, ओके है, कूल है ना। हम झंझट में, आपने कहा झंझट है तो झंझट में नहीं पड़ते। तो यहां पर एक और डिफरेंस होता है ओडीसीसी में, वो ये होता है कि जब कोई चीज आपको बड़ी ही कन्वीनियंटली मिल जाती है ना, बड़ी ही कंफर्ट वे में आपको चीज मिल जाती है, तो उसकी यहां पर कीमत भी अच्छी खासी होती है। ठीक है, सस्ती नहीं मिलती वो चीज। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं सीसी और ओडी के इंटरेस्ट रेट का, तो सीसी लिमिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपैरिजन यहां पर कंपैरेटिवली कम होगा ओडी से। ओडी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लगता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सीसी। अब कितना होता है सर, कितना डिफरेंस होता है, वेरी करता है बैंक टू बैंक। ठीक है, तो आपको कन्वीनियंस दिया गया, बैंक के द्वारा कंफर्ट दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग आप उसका पैसा इस्तेमाल कर सकते हो, स्टॉक स्टेटमेंट दिए बिना, बैंक की विजिट करवाए बिना, बार बार बैंक आपको तंग नहीं करेगा एज पर देयर पॉलिसी। तो आप ओडी ले लीजिए, लेकिन ओडी और सीसी के बीच में 1-2% ब्याज का डिफरेंस होगा। अगर वो 1-2% जो ब्याज का डिफरेंस है वो अगर आपको मंजूर है तो आप बेशक ओडी बिजनेस ले सकते हो। नहीं तो आपका अगर रूटीन का काम है, ट्रांजेक्शन अच्छी खासी चल रही है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके अकाउंट्स बिल्कुल सही है, प्रॉपर वेल मेंटेन्ड है, स्टॉक आपकी दुकान पे पड़ा रहता है, आपको कोई टेंशन नहीं है, तो फिर ऑब्वियस है सीसी जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है एक जेन्युइन बिजनेसमैन के लिए। एक जेन्युइन बिजनेसमैन के लिए सीसी इज द बेस्ट ऑप्शन। ओडी जो है वो बहुत ही कम ली जाती है, वैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा। अगर मेरी ब्रांच में मान लीजिए 100 खाते हैं, फॉर एग्जांपल 100 खाते हैं लोन के, तो उसमें से जो यहां पर ओडी बिजनेस के लिए खाता, ओडी पर्सनल हो सकता है, ओडी पर्सनल बहुत खाते होते हैं उसमें, बहुत सारे हैं, लेकिन ओडी बिजनेस जो खाता है ना, 100 में से कोई 5-6-10 ही होंगे टोटल लोन में से, जिसमें से सीसी मैक्सिमम होंगे, सीसी 60-70 मिल जाएंगे, 20-30 आपको ओडी पर्सनल मिल जाएंगे, और बाकी 5-10 जो है आपको वो ओडी बिजनेस मिल जाएंगे। ये रेशियो होता है उसमें एक नॉर्मल। ठीक है, तो एक ओडी बिजनेस और सीसी बिजनेस में ये एक डिफरेंस होता है जो मैंने अभी आपको बताया। राइट, अब इन ओडी बिजनेस को करने के लिए, ओडी पर्सनल लेने के लिए यहां पर आपको यहां पर बैंक में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। और जब आप कोई भी बैंक में सिक्योरिटी देते हो किसी भी लोन के लिए, किसी भी लोन के लिए बैंक में सिक्योरिटी देते हो, तो उस लोन के आगे एक शब्द जुड़ जाता है जिस शब्द को हम कहते हैं सिक्योर्ड, जिस शब्द को हम कहते हैं सिक्योर्ड। और वो सिक्योर्ड शब्द जो जुड़ता है वो अगर मैं इसी ओडी के आगे जोड़ दूं तो उसको मैं कह दूंगा सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट। तो सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट क्या हुआ, ऐसा ओवरड्राफ्ट लिया गया है जिसमें यहां पर मैंने कोई ना कोई बैंक को सिक्योरिटी जमा कराई है, किसी भी तरह की सिक्योरिटी जमा कराई, वो सिक्योरिटी किसी भी प्रकार की हो सकती है। मैं अभी सिक्योरिटी के शब्द को और एक्सप्लेन करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं बढ़िया डिटेल में, हम पूरा एक लेक्चर ही करेंगे सिक्योरिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पे, क्या क्या क्लोजेस होते हैं, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, असाइनमेंट, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जिनको मैं आराम से तसल्ली से डिस्कस करूंगा। ठीक है, बस अभी सिंपल ये समझ लो कि जो भी बैंक में सिक्योरिटी दी जाती है, अगर उसके सिक्योरिटी के अगेंस्ट बैंक को लोन दिया गया तो सिक्योर्ड लोन होता है, जिसको हम इस केस में सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट कह सकते हैं इस केस में।
ठीक है, ओके। और ये पैसा आपका इस्तेमाल कर सकते हो पर्सनल एज वेल एज बिजनेस यूज के लिए। अब यहां पर एक आपके दिमाग में एक और सवाल आता है, एक और सवाल आता है जो कि आप में से उस दिन भी पूछा था काफी लोगों ने, जिन्होंने करंट अकाउंट जो मैंने पढ़ाया था, उन्होंने कहा था कि सर करंट अकाउंट का एक और फीचर होता है कि इसमें ओडी दी जाती है। ठीक है, ओडी दी जाती है, करंट अकाउंट का एक और फीचर होता है, इसमें ओडी दी जाती है, जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा, या किसी और टीचर से पढ़ा होगा। जैसे आपने 5 PM वाला मुझे बताया फंडा, है ना, उस उन्हीं टीचर्स ने ये, वो टीचर ये बात भी कहते हैं, क्योंकि मुझे ये चीजें पता है, क्योंकि आप में से कोई लोग उनसे पहले पढ़ते थे, अब इधर पढ़ते हो, तो वो वहां से कुछ इनपुट्स मेरे लिए लेकर आते, तो मुझे पता पिछले बैच में भी ये बच्चे बोलते हैं, है ना, चीजें जो आप बोलते हो वो भी बोल चुके होते हैं, तो मुझे पता है कि उन्होंने क्या पढ़ाया था ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर करंट अकाउंट में यहां पर ओडी दी जाती है। ये जो चीज है ना बच्चा, ये बिल्कुल क्रॉस लगा दो भाई, नहीं है। होती है, कहां होती है वो समझाता हूं। मतलब वही होता है ना कि ज्ञान देना अच्छी बात है, लेकिन अधूरा ज्ञान बुरी बात है। तो जो आपको समझाया गया या जो आपने पढ़ा स्कूल कॉलेज में, वो अधूरा ज्ञान था। मैं इससे डिसएग्री नहीं करता, करंट अकाउंट में ओडी नहीं दिया जाती, करंट अकाउंट में ओडी मिल जाती है, लेकिन वो अधूरा ज्ञान है। अधूरा ज्ञान कैसे है? अधूरा ज्ञान ऐसे है कि ओवरड्राफ्ट जो होता है वो एक अलग से सेपरेट अकाउंट खुलता है। अगर मेरे करंट अकाउंट का नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है, तो ओडी का नंबर मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होगा, मेरा ओडी का नंबर 8 9 7 6 5 4 3 2 होगा। अकाउंट नंबर ही अलग होगा मेरा, ठीक है, अकाउंट नंबर ही बिल्कुल मेरा अलग होगा। तो इसलिए यहां पर सीसी और ओडी, सॉरी, करंट अकाउंट और ओडी बिल्कुल सेपरेट एंटिटी हैं। जैसे हमने प्रोप्राइटर और बिजनेस अलग अलग सेपरेट एंटिटी पढ़ा था ना, वैसे ही करंट अकाउंट और ओडी इज अ टोटली सेपरेट एंटिटी। दोनों का कोई आपस में लेना देना नहीं है। उनका अलग खाता खुलेगा, उसका अलग खाता खुलेगा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी करंट अकाउंट और ओडी का एक खाता सेम नहीं देखा। हाँ, सेम कैसे हो सकता है? सेम हो सकता है कि मैं ओडी खाता जो है, ओवरड्राफ्ट खाता जो है, उस ओवरड्राफ्ट खाते में मैं यहां पर उसमें पैसा जो है, मैंने पैसा उठाना है, मैंने पैसा उठाना है। मान लीजिए मेरी 10 लाख की लिमिट है, 20 लाख की लिमिट है, मैं पैसा उसमें उठा रहा हूं, जमा करा रहा हूं, उठा रहा हूं, जमा करा रहा हूं। अगर कोई ऐसा कोई एक वक्त आ जाए, कोई ऐसा एक वक्त आ जाए जब यहां पर आपका, जब आप उसमें सारा का सारा पैसा जमा करवा दो, आप उसमें से कुछ मत उठाओ। अरे किसी का भी नाम मत लो, अंकुश सर का नाम क्यों ले रहे हो फालतू में? वो उनका सब्जेक्ट है क्या ये वाला? प्लीज, ठीक है। सो यहां पर आपका, कुछ भी बोलते हो यार, किसी का भी नाम लेते हो। सो यहां पर आपका 20 लाख आप मान लीजिए नहीं उठा रहे पैसा, 20 लाख आपने पैसा नहीं उठाया, आप उसमें पैसा जमा करवा रहे हो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो? एक आपको 20 लाख की लिमिट दी गई, आप उसमें 10 लाख 15 लाख 20 लाख आपने उठाया, आप उसमें पैसा नहीं उठा रहे हो, लिमिट बनी है, आप पैसा नहीं उठा रहे हो। जबकि उल्टा क्या चल रहा है, आप उसमें पैसा जमा करा रहे हो। तो जब ओडी अकाउंट में पैसा जमा करवा रहे हो, पैसा उठाया नहीं है, आप अपनी जेब से पैसा जमा करा रहे हो, कोई बिजनेस आपका चल रहा है, पैसा आ रहा है, आपको अभी जरूरत नहीं है ओडी में से पैसा उठाने की, तो आप उसमें पैसा तो जमा हो ही सकता है ना, प्लस में हो सकता है, जरूरी नहीं है खाता। और इवन ये चीज सीसी में अप्लाई करती है, सीसी और ओडी दोनों में ये चीज अप्लाई होती है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा पैसा उसमें से उठाते ही रहो और उसमें जमा ही कराते रहो। एक मोमेंट ऐसा भी हो सकता है जब आप उसमें से कुछ भी मत उठाओ, केवल अगर उसमें जमा ही हो रहा है, तब हमारा बैलेंस क्या चलेगा? तो हमारा बैलेंस प्लस में चलता रहेगा, प्लस में चलता रहेगा। और करंट अकाउंट में क्या होता है? करंट अकाउंट में बैलेंस प्लस में ही तो चलता है, आप जमा कराते रहते हो, कराते रहते हो, कराते रहते हो, आपका बैलेंस प्लस में चलता रहता है ना। तो सीसीओडी में बैलेंस प्लस में चल रहा है, प्लस में चल रहा है। करंट अकाउंट किस लिए इस्तेमाल करते हो? बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते? सीसी लिमिट किस लिए इस्तेमाल करते हो? बिजनेस के लिए करते हो नहीं करते हो? ओडी लिमिट किस लिए इस्तेमाल की गई? अगर बिजनेस के लिए की गई, बिजनेस के लिए इस्तेमाल की गई कि नहीं की गई? तो यहां पर आकर खेल शुरू होता है
कि जो करंट अकाउंट होता है उसमें ओडी दी जाती है, ओडी नहीं दी जाती। आप ओडी को, ओवरड्राफ्ट अकाउंट को एज अ करंट अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हो, आप सीसी अकाउंट को एज अ करंट अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में आपको यहां पर एक लिमिट बना देगी और वो ओडी में कन्वर्ट हो गया। आपको दी जाएगी ओडी की फैसिलिटी, आपको दी जाएगी ओडी की फैसिलिटी, आपको बोला जाएगा कि सर ये ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, लेकिन आप उसको करंट की तरह यूज कर सकते हो जब चाहो। आप उसमें पैसा जमा करवा सकते हो अपनी तरफ, जरूरी नहीं है उसमें पैसा उठाना है। अब क्या होता है, ये जो करंट से ओडी का कंसेप्ट पता है कहां से है? करंट से ओडी का कंसेप्ट है कुछ ऐसे चुनिंदा बैंक से, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक से। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या करते हैं? प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत सारी चीजें छुपाते हैं आपसे, वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए करेंगे। वो आपको क्या कहेंगे, सर आपका नाम करंट अकाउंट खोलते हैं, खोल दो करंट अकाउंट, ठीक है, सर आपको करंट अकाउंट में ओडी की फैसिलिटी देंगे। अच्छा, करंट अकाउंट में ओडी की फैसिलिटी दोगे, मुझे दोगे पैसा? अच्छा, हाँ सर बिल्कुल देंगे, आप बढ़िया से ट्रांजेक्शन करो सर, 6 महीने करंट अकाउंट में दबा के बढ़िया पैसा जमा कराओ, आपको हम ओडी की फैसिलिटी दे देंगे। जब 6 महीने बाद ओडी देने की फैसिलिटी आएगी, पता है क्या करेंगे? तब आपके खाते में वो आपसे सिक्योरिटी ले लेंगे, आपके इनकम लेकर, ट्रांजेक्शन वैक्शन देकर आपको एक ओडी की लिमिट बना देंगे, आपको ओडी की लिमिट बना देंगे। अब आप, आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में ये आएगा कि हाँ यार, मेरे तो करंट अकाउंट में ओडी की फैसिलिटी मिल गई मेरे को, मेरा अकाउंट नंबर भी सेम है, सेम है क्या नहीं सेम? आपके दिमाग में तो यही आएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या किया था? एक्चुअल में उसने पहले दिन आपका करंट अकाउंट नहीं खोला, तो उसने अपना ओडी अकाउंट ही खोला था फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। उसने पहले दिन से ही आपका ओडी खाता खोला था, लेकिन वो ओडी खाता जो खोला था वो उसने प्लस में खोला था, माइनस में आपकी लिमिट नहीं डाली थी। उसने आपको सैंक्शन लिमिट या फिर डीपी असाइन नहीं की थी। उस केस में आपकी सैंक्शन लिमिट डीपी क्या थी? 0 थी। उस केस में आपकी सैंक्शन लिमिट डीपी 0 थी। सैंक्शन लिमिट और डीपी कब डलेगी? जब आप उसको सिक्योरिटी दोगे, जब आप उसको इनकम दोगे, जब आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोगे, अपनी सब चीजें जब लाकर दोगे, तब सैंक्शन लिमिट, डीपी, स्टॉक स्टेटमेंट दोगे, तब बनेगी ना, ठीक है। तो आपको दे दिया गया ओवरड्राफ्ट खाता, लेकिन उसकी सैंक्शन लिमिट डीपी कर देगी 0, ताकि आप पैसा उठा ना पाओ और पैसा केवल जमा ही कराते रहो, ठीक है, पैसा जमा ही कराते रहो। और फिर लेटर ऑन जब आपको एग्जैक्टली आपको जरूरत आएगी कि भाई मुझे ओडी चाहिए, तो उसी ओडी खाते को, जिसको उसने नाम दिया था करंट अकाउंट, उसी को वो कह देगा सर अब आपके ओडी खाता खुल गया, मैंने आपकी सैंक्शन लिमिट डीपी से मार्क कर दी है, आपने मुझे ये चीजें जमा करा दी थी, ये लो आपका ओडी खाता, ठीक है, ओके। तो ये चीज होती है, ये चीज आपके बैंक में नहीं है, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में जहां आप नौकरी करोगे ना, वहां ऐसा क्लोज नहीं है। वहां पर करंट अकाउंट अलग मिलेगा, ओडी अकाउंट अलग मिलेगा, वहां ऐसा नहीं कर पाओगे कि ओडी खाता खोल देते हैं जी। जब ओडी खाता खोलोगे ना, तब सारी फॉर्मेलिटीज पहले ही करनी पड़ेंगी आपको, सारी उसकी सिक्योरिटी विक्योरिटी, सारे उसके बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब लेना पड़ेगा पहले दिन से। अब उस पहले दिन से आप उसकी डीपी चाहे 0 मार्क करो, सैंक्शन लिमिट 0 मार्क करो, वो चाहे उसको करंट अकाउंट की तरह इस्तेमाल करे, जैसे भी करे, लेकिन आपको पहले दिन से वो सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। प्राइवेट सेक्टर में अलग फंडे चलते हैं, है ना, प्राइवेट में ऐसा हो जाता है, वहां पर तरीके अलग हैं काम करने के, वहां स्कीम्स बहुत सारी हैं, ठीक है। तो वहां पर ऐसे सब चीजें रातों रात कर दी जाती हैं, उनके पास एडजस्टमेंट करने के बहुत तरीके हैं। हमें बहुत सारी चीजें अलग तरीके से कानून के हिसाब से चलनी पड़ती हैं, ठीक है। वहां पर भी कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, आरबीआई के हिसाब से चलते हैं चीजें, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं चीजों को करने में, उनके डिसीजन मेकिंग बड़ी क्विक होती है। हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर में डिसीजन मेकिंग इतनी क्विक नहीं है, हमारे यहाँ हायरार्की बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ हर एक चीज का डिसीजन लेने के लिए आपको ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है। वहां पर इतनी ज्यादा परमिशन की जरूरत, वहां जस्ट ऊपर वाले बॉस ने बोल दिया दैट्स डन, ओके जी करो क्विकली काम। आपने, बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट में सेक्टर में काम किया होगा, तो आपको पता होता है कि आपके बॉस ने क्या दिया क्विकली, वो अपने आप ऊपर करता रहता है बात, है ना। यहाँ पर जब तक आपके बॉस ने अपने बॉस से परमिशन नहीं ली, उसने अपने बॉस से परमिशन ली, तब तक काम नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो ये आपका ओडी करंट अकाउंट का फंडा होता है। अब एक और चीज इसमें लेकर चलता हूं, जिससे ओडी का टॉपिक खत्म हो जाएगा, हम टॉपिक खत्म ही कर देते हैं, कल को काय को लटकाएं, ठीक है। दूसरा जो यहां पर लेकर टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट और क्लीन ओवरड्राफ्ट। टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट और क्लीन ओवरड्राफ्ट किस केस में होता है? ये होता है आपका कि मुझे
कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, कुछ समय के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो इस केस में मैं क्या करता हूं, इस केस में मेरे पास मान लीजिए एक कोई अकाउंट है बैंक में, एक बैंक में मेरे पास कोई अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यही कोई भी मैं करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट मेरे पास है किसी भी तरह का। तो उस केस में अगर मैं कहता हूं कि मुझे कुछ दिन के लिए पैसा चाहिए, या फिर मेरे पास ऑलरेडी ओडी अकाउंट चल रहा है, ठीक है, ओडी अकाउंट ऑलरेडी चल रहा है, सीसी अकाउंट ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं, मेरी जो लिमिट है मान लीजिए 20 लाख की है, मुझे टेम्परेरी 2 महीने के लिए 2 लाख रुपए और चाहिए, मुझे टेम्परेरी 2 लाख रुपए 2 महीने के लिए और चाहिए। तो मैं बैंक से क्या रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मुझे 2 महीने के 2 लाख रुपए चाहिए, उसके बाद 2 महीने बाद मेरी लिमिट वापस से 20 लाख कर दीजिएगा। बैंक उसके केस को देखता है, जेन्युइनली एनालाइज करता है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम कब होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि आपको यहाँ पर आपका बिजनेस का नेचर ऐसा, कई बार बिजनेस का सीजन आ जाता है, मान लीजिए आपके विंटर का सीजन आ गया, आपका काम है वुलन क्लोथ्स का, गर्मियों में तो काम होता नहीं, आपकी लिमिट बना देगी 20 लाख की, वुलन क्लोथ्स का काम इस बार आपका जबरदस्त बढ़ गया, आपको स्टॉक और खरीदना है, आपका लिमिट थी 20 लाख की, आपको रातों रात या 2 दिन में आपको पैसा चाहिए, आप बैंक के पास जाओगे, भाई सर बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, देखो ब्याज ब्याज तो आपको दे ही रहा हूं मैं, पिछला मेरा खाते की ट्रांजेक्शन देख लो, सब कुछ ओके है, मुझे 2 महीने के लिए 2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दे सकता है, मैं 2 लाख का माल और ले आऊंगा, माल बिक जाएगा, प्रॉफिट बढ़िया हो जाएगा, आपका भी इंटरेस्ट बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, देखो सर कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ऐसे जेन्युइन केस के लिए, रीजन के लिए, कस्टमर की जो पिछली ट्रांजेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको ट्रैक में रखते हुए हम उसको टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, क्लीन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकते हैं। 2 महीने के लिए उसको थोड़ा बहुत पैसा दे दिया गया और 2 महीने बाद उससे वो पैसा ले लिया गया, यानी कि उसकी सैंक्शन लिमिट डीपी को हम 20 लाख के बजाय 22 लाख कर देंगे, और 2 महीने के लिए करेंगे, और 2 महीने बाद उसकी सैंक्शन लिमिट डीपी को हम 20 लाख वापस कर देंगे, तब तक वो पैसा 2 लाख जो उसने उठाया है वो जमा करा देगा। अब इसको यहाँ पर टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट क्यों कहते हैं, ये तो समझ गए कि टेम्परेरी फेज के लिए दिया जाता है, 1-2 महीने के लिए दिया जाता है। और ये कितने टाइम के लिए सर मैक्सिमम हो सकता है, वेरी करता है बैंक टू बैंक, मैक्स टू मैक्सिमम जो मैंने अपनी जिंदगी में किया, किसी को टेम्परेरी दिया तो 3 महीने के लिए दिया, उसको 3 महीने के लिए मैंने ज्यादा दे, 3 महीने से ऊपर मैंने नहीं दिया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर, इसको टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट इसलिए कहते हैं। और क्लीन ओवरड्राफ्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा नीड नहीं होती। मैंने जब उसको 20 लाख रुपए ओडी के फॉर्म में दिया था, तब 20 लाख रुपए जो मैंने दिया था, क्या सोच के दिया था, मैंने उसको 20 लाख दिया था, उसने मुझे 20 लाख की प्रॉपर्टी दे दी थी, तो मैंने उसको 20 लाख दे दिया था। अब उसको पैसा चाहिए 2 महीने के लिए, और वो 2-3 दिन में उसको पैसा चाहिए, तो वो नई प्रॉपर्टी कहां से लाएगा, ऑब्वियस है। हाँ, उसके पास पहले ही उसने 25-30 लाख की प्रॉपर्टी दे के उसको लोन मैंने 20 लाख के दी, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर उसने उतनी प्रॉपर्टी दे के जितनी, तो उसको नया प्रॉपर्टी थोड़ी ना ले आएगा, 2 दिन में कोई दुकान थोड़ी ना खरीद के हमारे पास गिरवी रख देगा, या कोई एफडी वेफडी या कुछ भी ऐसी कोई चीज है जो उसके पास है ही नहीं। तो ऐसे लोन को, जिसमें यहां पर किसी भी तरह की सिक्योरिटी के बिना अगर हम उस लोन को देते हैं, तो उस लोन को हम क्लीन ओवरड्राफ्ट कहते हैं, उसको हम क्लीन ओवरड्राफ्ट कहते हैं, या फिर उसको हम अनसिक्योर्ड शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट है ना, वैसे उसको क्लीन ओडी या फिर अनसिक्योर्ड ओडी भी कहते हैं, ठीक है। सो ये आपके टेम्परेरी बेस पर दिया जाता है, और इस पर भी प्रॉपर ब्याज लिया जाता है, ब्याज एक्स्ट्रा ही लिया जाता है, कि आपको इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए, नॉर्मल आप 10% ले रहे हो, अभी मैंने क्लीन ओवरड्राफ्ट लिया, क्लीन ओवरड्राफ्ट का मतलब रिस्क ज्यादा है, एक सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट में रिस्क कम है, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी ले रखी है, कल को डूबेगा तो मैं बेच दूंगा। क्लीन ओवरड्राफ्ट अगर डूबेगा तो बेचूंगा कैसे, तो जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पर ब्याज और भी ज्यादा लिया जाता है। तो क्लीन ओवरड्राफ्ट में सिक्योर ओवरड्राफ्ट के मुकाबले 1-2% ब्याज भी फालतू लिया जाता है, एक, क्योंकि उसको इमरजेंसी है, उसको चाहिए, बैंक उसका फायदा उठाएगा, और बैंक का काम क्या है, कमर्शियल प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट जहां बनता है वहां बैंक कमाएगा, और सही बात है, इसमें जेन्युइन बात है, कमाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये कंसेप्ट है, इसको एक और नाम से जानते हैं, ये नाम आपको कहीं पर पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब बैंक में जॉब करोगे तब मिल जाएगा, क्योंकि ये नाम से, कुछ बैंक्स में इस नाम से आता है, कुछ बैंक्स में इस नाम को नहीं यूज किया जाता। एडहोक कहते हैं उसको, ADHOC, एडहोक, ठीक है, एडहोक कहते हैं इस फैसिलिटी को, क्लीन ओवरड्राफ्ट, टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट, एडहोक। ये एडहोक जो लिमिट होती है ये सीसी में बनती है, ठीक है। एडहॉक लिमिट आपकी सीसी, करंट जो, सॉरी, कैश क्रेडिट अकाउंट होता है उसमें आती है।
ठीक है। टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। जब ओवरड्राफ्ट अकाउंट है उसमें आपको कुछ पैसा चाहिए तो वो टेम्परेरी यूज कर लेते हैं हम, उसमें क्लीन ओवरड्राफ्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। जब आपको यहाँ पर सीसी लिमिट में टेम्परेरी पैसा चाहिए तो वहां पर इस शब्द को एडहोक बोल देते हैं। ठीक है, ओके। इसमें भी वही कंसेप्ट है, सेम टू सेम। इंटरेस्ट का जितना पैसा उठाओगे, जैसे उठाओगे वैसे वैसे इंटरेस्ट अप्लाई होगा। वैसे ही इंटरेस्ट इसमें 30 दिन बाद लगेगा, आपको जमा कराना पड़ेगा। वैसे ही पैसा इसमें उठा सकते हो, जमा करा सकते हो। इसमें बस एक चीज है कि जैसे सीसी लिमिट में फ्रीक्वेंट विजिट की आवश्यकता थी, स्टॉक स्टेटमेंट की आवश्यकता थी, डीपी निकालने की आवश्यकता थी, इसमें वो चीज नहीं है। इसमें आपने पहले दिन जो आपको सैंक्शन लिमिट डीपी दे दी गई है वही सैंक्शन लिमिट डीपी रहते हैं। इसमें भी रिन्यूअल 1 साल बाद होता है। 1 साल बाद सारी चीजें दोबारा से डिटरमाइन की जाती हैं और काम करती हैं। ठीक है, ओके, गॉट माय पॉइंट। सिक्योर ओडी में सिक्योरिटी क्या होगी? कुछ भी सिक्योरिटी हो सकता है। मैंने फिर से कहा सिक्योरिटी के ऊपर मैं बात ही नहीं करना चाहता, अभी अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? कुछ चीजें एक और पढ़ी है, लाइक द जनधन योजना में एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, वो सर कैसे मिलती है। एक दो चीजें और मेरे दिमाग में आ रही हैं जो बेटर है कि अभी मैं नहीं करवाना हूँ, कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड आई होप कि आज की क्लास एक अलग लेवल पे आपको मिली होगी। आपको इतनी सारी चीजें आज की क्लास में पता लगी कि बार बार आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज पता लगी और आज की क्लास में मजा जरूर आया होगा। मुझे तो मजा आया आज की क्लास पढ़ाने में, एंड डेफिनेटली आपको भी बहुत मजा आएगा। बहुत सारी ऑलरेडी जो कंफ्यूजन थी माइंड में वो भी दूर हुई होंगी, बहुत सारी नई चीजें भी सीखी होंगी, क्लोजिंग भी मेरे से सीखा होगा, है ना, और अच्छा लगा होगा आपको, है ना। इसी तरह जुड़े रहना, बने रहना और लोगों को भी जोड़ना, और चीजें आप करेंगे, हम मजेदार तरीके से समझेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे कल। राइट, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं फिर। कोई क्वेरी हो तो कल पूछ लेना, है ना, कल बात करते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो कोई बात नहीं, कल पूछ लेना, कल बात करेंगे। आज यही एंड करते हैं। करंट अफेयर्स क्लास 10:30 बजे। ओके, चलो बाय बाय। और जाकर क्रॉसवर्ड करंट अफेयर्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्विज़ लगाओ वहां से डेली बेसिस पर। ठीक है, और वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देखो, क्रॉसवर्ड मैगजीन डाउनलोड करो, पढ़ो। मंथली मैगजीन बड़ी शानदार तरीके की आपको दे रखी है, उसमें हाईलाइट वाइलाइट जैसे करते हो, जिसको मंथली मैगजीन पढ़ने की आदत है पढ़ो, है ना। और कुछ सभी लगाओ, लीडर बोर्ड डेली बेसिस पर मैं शेयर किया करूंगा। ठीक है ना। और प्ले स्टोर पे जाकर यार कोई रिव्यूज तो लगाओ, वहां पर रिव्यूज ही नहीं दिए तुम लोगों ने, कुछ रिव्यूज दो यार, दिखनी तो चाहिए एप्लीकेशन किसकी है भाई, है ना। पता तो लगना चाहिए, माहौल तो बनना चाहिए। रिव्यूज रिव्यूज लिख दो यार, एक आधी चीज बढ़िया सी वहां पर गूगल प्ले स्टोर पे जाके, प्ले स्टोर वालों को पता चले कुछ। रेटिंग, वहां रेटिंग देते हो, रेटिंग दे दी, उसके नीचे कोई 2 शब्द प्यार भरे लिख दो, गुड एप्लीकेशन ही लिख दो वहां जाके, वेरी नाइस एप्लीकेशन ही लिख दो, इतना ही लिख सकते हो, है ना। क्रॉसवर्ड करंट अफेयर्स। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय।